तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आप सभी लोगों ने देखा था कि हमारा एमसी किस तरीके से इनको एक ऑफ़र देता है एक नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसके देखकर सुनने के बाद इन सभी के मन में एक लालच आ जाता है और तुरंत वो उसे ऑप्शन देने के बाद, समय देने के बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और तुरंत भागना कर चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे साथ तुम फाइट बिल्कुल भी मत करना। कहाँ है मेरा पेन? कहाँ है मेरा पेपर? तुम मुझे इस तरीके से फोर्स मत करना कि मैं यहाँ पर हाथापाई करने पर मजबूर हो जाऊं। जब सभी लोग आपस में लड़ने में लगे होते हैं तो एमसी उन सभी से कहने लगता है कि जो कोर्ट है उसमें पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और ना ही तुम्हें कभी भी पैसों की कमी आने दूंगा कि तुम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर पाओ। तो तुम आराम से जो चाहे फीस भर सकते हो। बस तुम्हारा काम इतना सा है कि जो रिक्वायरमेंट मेरे द्वारा दी जा रही है तुम्हें उन सभी को पूरा करना है और तुम उसके बाद जो चाहे वो ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, तुम्हारी जो 9th जनरेशन है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाऊंगी। लेकिन इन सभी को इस तरह खतरे से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो पैसे से मतलब होता है और कहने लगता है कि हमारे लिए पैसा सेकेंडरी नंबर पर आता है। अगर हम यहाँ पर अनपेड भी चले जाते हैं तो हमारे लिए सम्मान सबसे पहले आता है। क्या हमें 8 जनरेशन पर एंसेस्टर का एक सम्मान मिलेगा। हमारे सभी के सभी पूर्वजों को इससे काफी अच्छा महसूस होगा कि हमने एक रॉयल फैमिली के लिए इतना बड़ा काम किया है और इनके मुंह पर साफ साफ जो लालच दिखने में लगा हुआ है। किस तरीके से ये मन में सोचते हैं, काफी खुश हो रहे होते हैं कि रॉयल प्रोजेक्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तो हमारे पास, हम इसका फायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ तक कि हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए लेकिन हम बाद में इसका तो भुगतान कर ही लेंगे। और तो और एम्प्रेस डावर जो रिवॉर्ड देंगी वो तो फिर समझ ही सकते हो कि किस लेवल पर रहने वाले हैं। मे भी शायद हम ऑफिशियल पोजीशन भी सिक्योर कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन इन सभी को इसका कोई अंदाजा भी नहीं होता कि हमारा एमसी बस इनकी फीलिंग के साथ किस तरीके से खेलने में लगा हुआ है। अब जो आइडिया मैंने इनके दिमाग में डाल दिया है रॉयल प्रोजेक्ट का, उससे कि ये पूरा का पूरा पूरे बौखला चुके हैं। कुछ भी अंदाजा नहीं हो रहा है, लगा पा रहे हैं कि आखिरकार इनके साथ क्या होने में लगा हुआ है और कितनी ज्यादा फाइसली compete करने में लगे एक दूसरे के साथ और जितना ज्यादा हो सके वो अपनी बिट्स को सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। और इस तरीके से मैं इन मर्चेंट्स को अगर किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ तो इनसे इन कम से कम कुछ नहीं तो रिलेशन होगी ना 3 मेजर फैमिलीज में, वो इम्प्रूव हो जाएगी और ये लोग बर्गर्स के लिए भी कम्पीट करना चालू कर देंगे, जिससे कि जो डिजास्टर है विक्टिम वेजेस का वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता जाएगा और कुछ नहीं। तभी ये अपनी रिक्वायरमेंट डाल देते हैं और कहने लगते हैं कि माय लॉर्ड, मैंने ऑलरेडी सारा का सारा जैसा मैंने सोचा था वैसा मैंने यहाँ पर ये भर दिया है। मेरा नाम काय है, क्या आप यहाँ पर इसको लेना चाहोगे? यानी कि आप इसे ले सकते हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एम्प्रेस डाउगर के लिए काम करने का, सर्व करने का मौका दिया। तो हमारा एमसी कहने लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर ये बंदा काफी खुश होता है, कहने लगता है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज आप मेरा नाम ध्यान रखिएगा। इसको देखकर एमसी मुस्कुराता और उससे कहने लगता है कि श्योर श्योर, व्हाई नॉट, हम अगली बार तुम्हें जरूर बुलाएंगे। और इस तरीके से इनका प्रोजेक्ट चालू होता है और सारे के सारे वर्कर्स को काम मिल जाता है और तभी वे लोग अपने प्रोजेक्ट को धूम धड़ाके से चलाना चालू कर देते हैं। और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी काफी खुशी खुशी तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा एम्स जब उसे सुपरवाइज करने के लिए आता है देखने के लिए तो कहने लगता है कि जहाँ जो मर्चेंट्स की जो रिसेंटमेंट थी वो भी कम हो चुकी है। जो कंस्ट्रक्शन है इंसेस्टर हॉल का वो काफी तेजी से चलने में लगा हुआ है, जिससे कि डिजास्टर विक्टिम्स को जॉब मिल चुकी है और जो परेशानी है वो एक ही बार में खत्म हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस ट्रायल को एंड होने तक का मुझे इंतजार करना है। इस तरीके से समय गुजरता है और एक पल ऐसा आता है जब ये एंसेस्टर हॉल पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है और सभी के सभी वर्कर इसको देखकर काफी खुश होते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा एमसी और उसके 2 ब्रदर्स थे जो कि उस एरिया के से आए थे, जो कि उस वक्त वहां के विक्टिम थे, जो कि आपको याद होंगे थोड़ी देर पहले के। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि लॉर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आप ऐसा नहीं करते तो शायद शायद हम लोग इस तरीके से बैठकर बात नहीं कर पा रहे होते। हमें काफी देर समय हो चुका है यहाँ पर इस ड्रिंक को पिए हुए। ये सब सिर्फ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुआ है, आपके कारण हुआ है जो भी हो रहा है। तो हमारा एमसी क्या लगता है कि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से ड्रंक हो जाता है तो उसकी छोटी सी सिस्टर उसके कान को पकड़कर खींचती है और उससे क्या लगता है कि ब्रदर वो ये काफी ज्यादा रूड हो रहा है, जिस तरीके से तुम बात करने में लगे हुए हो। उसको काफी दर्द होता है। तो हमारा एमसी और बाकी सब मुस्कुराते हैं और एमसी कहने लगता है कि चलो हम लोग चीजों को यहीं पर खत्म करते हैं। आखिरकार आई का प्लान क्या होने वाला है तुम ये बताओ। तो ये बंदा कहने लगता है कि मैं हार्ड वर्क करने वाला हूँ ताकि मैं थोड़े पैसे बचा सकूं। उसके बाद मैं अपने टाउन में वापस चला जाऊंगा और उसके बाद अपने वहां पर कुछ चिकन्स, डक्स और गीस को पाल लूंगा, यानी कि मुर्गा, सुगर वगैरह जो भी है वो जानवर पालूंगा और आराम से अपने घर का ख्याल रखूंगा। ऑफकोर्स सी बात है, मैं भी
अपने ब्रदर वू के साथ रहने वाला हूँ, एक बार सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम लोग बढ़िया एक जगह ढूंढेंगे और अपनी नई जिंदगी चालू करेंगे उस जगह पे। ये बात सुनने के बाद एमसी को भी काफी अच्छा लगता है और काफी खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने इतने ज्यादा टेरेबल वर्ल्ड को भी थोड़ा बहुत बेटर तो बना ही दिया है, क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? तभी कुछ लोग एक वहां पर पहुंचते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग अपनी वेजेस को कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देखते हैं तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और सिर्फ वही ऑफिशियल दिखाई देता है जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर सभी के सभी रिफ्यूजीज हो जो कि रॉयल क्रेज पर बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहे हो और बिना किसी परमिशन के तुमने गवर्नमेंट कंपाउंड में घुसने की हिम्मत भी कैसे दिखाई, और तुम्हारा जो मिलीशियस इंटेंट है उसे साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है और इसके सजा के तौर पर मैं तुम सभी को कोई भी दया नहीं दिखाने वाला, एग्जीक्यूट कर दो सभी को, यानी कि मार दो ऑन द स्पॉट। तभी वहां पर एरोस की वापस बारिश होने लगती है और वो ऑफिशियल जोर जोर से हंसना चालू कर देता है और ये किसी डेविल से कम नहीं लग रहा होता उस मोमेंट पर जब जोर जोर से हंसता है तो। और जब ये सारे की सारी सिचुएशन के वे सभी के सभी वर्कर्स देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार इनकी सिचुएशन क्या हो रखी है, चल क्या रहा है, और कंफ्यूज होते पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तभी थोड़ी देर बाद हमारा एमसी उन सभी के पास पहुंचता है और जो देखता है उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि इस बंदे का ब्रदर यहाँ पर मारा जा चुका है, एरोस से छल्ली हो चुका है पूरी तरीके से। और बंदर होते कहने लगता है कि ब्रदर आखिरकार ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? तो बताता है कि किसी ने हम पर अचानक से एरो शूट करना चालू कर दिया जब हम लोग अपने तनख्वाह या फिर वेजेस को कलेक्ट करने के लिए आए थे। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये बस एक ट्रैप है। ये देखकर हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और वह सभी के वो बंदा सीधे हमारे एमसी को घूरना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम हमारा साथ दोगे लेकिन तुम हमारे साथ धोखा नहीं करोगे, लेकिन तुमने ये हमारे साथ क्या कर दिया। मतलब उसका ब्रदर ये बात सुनता है तो वो कहने लगता है कि दावू, और यहीं पर वो बंदा मारा जाता है जिसको देखकर इसके ब्रदर को काफी गुस्सा आती है तो वो रोना चालू कर देता है जोर जोर से। और तभी हमारा एमसी जब उसको इस तरीके से रोते हुए देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा बेकार लगता है, लेकिन उसका ब्रदर हमारे एमसी पर ज्यादा कुछ सोचता नहीं और अटैक करना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये सब क्या होने में लगा हुआ है, तुम मुझे समझा सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी ऑफिशियल वहां पर आता और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज पड़ी हुई है उन सभी की सभी डेड बॉडीज को डिस्पोज कर दो और उसके बाद सभी के सभी ट्रूप्स को उन रिबेल्स पर एक्समेट करने के लिए यानी कि सभी को मारने के लिए ऑर्डर दे देना। जिसको देखकर एक सोल्जर्स के पास आकर कहने लगता है कि माय लॉर्ड आखिरकार आपने उन सभी को अभी भी रिबेल्स क्यों कहा। तो वो ऑफिशियल कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर सभी के सभी ऑफिशियल प्रिटेंड करने में लगे हुए हैं इन सभी के सभी लोगों को शांत कराने के लिए, लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी लोग वापस गया और उन्होंने मेरे बारे में रिपोर्ट कर दी कि किस तरीके से मैंने बिहेव किया था या फिर उन्हें थोड़ा बहुत भी मैंने समय दे दिया रेड करने का, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे साथ क्या होगा और वहां पर जो एनवी आने वाला है वो हमारे साथ क्या करेगा। एग्जैक्टली जो तुम सोचने में लगी हुई हो मैं वही कह रहा हूँ। अगर एम्प्रेस डाउगर के सामने ये नेचुरल सी बात है कि हम लोग उस एनवी पर वो ब्लेम डाल देंगे जिससे कि ये डिजास्टर रिलीफ मैं एक एनवी हूँ जो कि उस तरफ से आया हुआ है एम्प्रेस की तरफ से, और वो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिल जाएगा और यहाँ पर रिबिलियन करने के तौर पर इन सभी के सभी लोगों को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने मार दिया, तो इसका भी सम्मान मुझे ही मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने किया उसको शांत भी करा दिया है, यहाँ पर भब्बर जो मचा हुआ था मैंने उसे बंद भी करा दिया, सारा का सारा क्रेडिट मेरे पर जाएगा और मैं ब्लेमलेस रहूंगा और सारी जिम्मेदारी ये बंदा ले लेंगे। ये बात सुनने के बाद वो सोल्जर थोड़ा सा घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि लेकिन जो रिबेल्स है उनके पास लार्ज नंबर्स हैं, अगर आपने इस तरीके से उन सभी को रिबेलियन के लिए फोर्स कर दिया तो ये ठीक नहीं रहने वाला। तो वो ऑफिशियल कहने लगता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल भी रिफ्यूजी इस सिचुएशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे को मैंने मारा था वो उनका लीडर था और इनकी लीडर के डेथ के कारण वह सभी के सभी लोग, तुम्हें क्या लगता है किस पर अपना गुस्सा निकालेंगे, किस पर अपनी सारी सारी भड़ास निकालेंगे आफ्टर वाले इस सिचुएशन के बाद वो लोग एनवी को मारने के लिए जाएंगे और सारा का सारा गुस्सा है वो उस पर निकाल देंगे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद उनके मन में सिर्फ डर रहेगा कि इन लोगों ने किसी इंपीरियल ऑफिसर्स को मार दिया है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। और इस तरीके के जो रिफ्यूजीज होते हैं उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने हो, कितने ज्यादा हो, कितनी उनकी संख्या हो, वो कुछ नहीं बस गली के कुत्ते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए तैयार होते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इस सिचुएशन का फायदा उठाना है और सभी के सभी ग्रुप को एक्सट्रीमेट करना है एक के बाद एक, और वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे हमारा क्योंकि हम ट्रेंड सोल्जर्स हैं। उनमें से एक सोल्जर्स बाहर निकलता है और उससे कहने लगता कि माय लॉर्ड आपने वाकई में आपने जो मास्टरफुल हैंड्स दिखाए हैं वो काफी ज्यादा मानना पड़ेगा यार, तुमने कदम दम तो है। आपने किस तरीके से पूरे के पूरे प्लान को मैनिपुलेट कर दिया है एनवी और उनके रिफ्यूजीज के बीच में किस तरीके से लड़ाई करवा दी है परफेक्टली। आपने क्या ही प्लान था, आपने यहाँ पर श्राइन भी रिपेयर कर लिया है, रिबेलियन को भी सप्रेस करने का क्रेडिट ले लिया है और पॉलिटिकल राइवल को भी एलिमिनेट कर दिया है। एक तीर से तीन शिकार, क्या ही मूव था, मानना पड़ेगा आपने तो कमाल कर दिया। ये बात सुनकर एनपी भी काफी खुश होता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है,
मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार उस एनवी की जो कॉप्स है वो इस वक्त क्या करने में लगी हुई होती है। जब ये बकवास कर ही रहा होता है, बाकी के सभी लोग इसकी सारी की सारी हरकतें देखने में लगे होते हैं। जब वू दुआसन उसे देखती है तो वो काफी उदास महसूस करती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो अजम्पशन था वो पूरी तरीके से करेक्ट था, क्योंकि इस ट्रायल में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोई और नहीं है, वो बल्कि मैं जिया रूशी निकला, जैसा कि तुमने मुझे सलाह दी थी पहले। तभी ये कहने लगती है कि जरा इस स्कैम को लुक तो देखो, ये किस तरीके से काम करने में लगा हुआ है। इसने क्लियरली बैक स्टेप करने का इंतजार कर रहा था कि जब क्रिटिकल मोमेंट आए उस मोमेंट पर। ये बिल्कुल एक ऐसा टैलेंट है, बिल्कुल मेरे टाइप का। भाई जिस तरीके से एक्सप्रेशन दे रही है उसके इरादे कुछ ठीक ना लग रहा है। भाई क्या ना क्या चाहती है कि तुम्हारे टाइप का रियली भाई हमारा एमसी कम है के। खैर वो सब तो हमारी तरफ से एक मजाक था। तभी ली तियानो ने उससे कहने लगता है कि सरफेस पे अगर देखा जाए तो वह सभी के सभी लोगों को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये बस गवर्नेंस यानी कि राज करने का एक तरीका है ऑफिशियल्स का। कंपेयर करें उस ओपन बैटल के मुकाबले में तो ये तो काफी ज्यादा डेंजर सिचुएशन है। तो वुडू आजांग भी कहने लगती है कि खैर इसके बारे में भूल जाओ, अब ये बंदा एम्पर नहीं बन सकता। मैं तो वाकई में इस तरीके के माइनर ऑफिशियल्स भी नहीं बनना चाहती, मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। ये सारे के सारे ट्विस्ट और स्कैम्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए सूट करता है जो कि चालाक होते हैं। ली असली वाला ली टर्न जब ये बातें सुनता है तो सोचकर काफी घबरा जाता है और क्या लगता है कि योर मजेस्टी अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है। तभी कहानी वापस से उस स्टोरी पर चली जाती है जहां पर हमारा एमसी ट्रायल दे रहा होता है। उसका बिग ब्रदर मारा जाता है तो हमारा एमसी से देखकर काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और उसका दिमाग की सनक जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और क्या लगता है कि ओह तो ये सिचुएशन हो रखी है, तो ये है वो गम। अब बहुत हो गई ये गेम गेम खेलना, अब बहुत हो गया खेल। मैं इसे अब ऑन नहीं खेलने वाला तुम्हारे रूल्स के हिसाब से। अब मैं करूंगा जो करना है मुझे। और वो गुस्से में आकर उस आग से जलती हुई मशाल को उस बंदे से छुड़ा लेता है, जिसको देखकर वो शॉक होता है। और हमारा एमसी इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि बिना कुछ सोचे समझे वो उस एंसेस्टर हॉल की तरफ भर पड़ता है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा पूरी तरीके से मैड हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से वो हमसे बचकर भाग सके। जाओ और जल्द से उसका पीछा करो। लेकिन जब वो बंदा उसे देखता है तो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये डायरेक्शन तो कुछ और नहीं बल्कि मैं जो एंसेस्टर हॉल हमने बनाया था उसकी तरफ जाने में लगा हुआ है। इसको देखकर लगता है कि जो फर्स्ट टाइम मैं जब एक्चुअली में सक्सीड हुआ था ये सब करने में किसी तरीके से, और वो इसलिए किया था ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं छोटे लोग वो भूख से ना मरे और गरीब ना मरे। इस सिचुएशन से निपटने के लिए मैंने कितना कुछ किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन मेरे जो यूजुअल एबिलिटी यूज करता हूँ उससे भी ज्यादा बेटर किया। और मैंने थोड़ा बहुत किस्मत भी अच्छी थी तो मैंने उसे कम करने में कामयाब रहा। लेकिन मैं बात भूल चुका था कि भले ही मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट इस तरीके से होकर आ चुका हूँ तो क्या हुआ। सारे के सारे जो बकवास होती है ड्रैगन वीन की सिस्टम की, वह सिर्फ और सिर्फ उनके रूल्स के हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला। भाड़ में गई तुम्हारी किस्मत, भाड़ में गया किसी का काम, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया ये स्टोरी। मुझे वाकई में लग रहा था कि एक पल के लिए कि मैं किसी तरीके से जीत ही जाऊंगा, लेकिन बहुत हो गया ये चेस खेलने वाला गेम। और इसका दिमाग को भाई इसकी जो एक्सप्रेशन होती है ऐसा लगता है कि इसके दिमाग साइड में रखकर किसी जॉम्बी की तरह एक्सप्लेन करने में लगा हुआ है सिचुएशन को और बताने लगता है कि अमेजिंग अब समय आ चुका है इस पूरे की पूरे चेस बोर्ड के गेम को फ्लिप करने का, इधर उधर फेंकने का। और इतना गुस्से में आ जाता है और आग को तुरंत उस एंसेस्टर हॉल पर थ्रो कर देता है और कहने लगता है कि भागड़ा में गई तेरी एम्प्रेस डाउगर की बर्थडे की पार्टी, जा झक मरा तू जाके। जब सभी के सभी वर्कर्स ये फालतू की हरकतें देखते हैं तो शौक हो जाते हैं और कहने लगता है कि मैंने तो अभी अभी 2 दिन पहले ही तो इसको पॉलिश किया था और तुमने इसमें आग लगा दी। तुम्हें पता भी है कि इसमें अभी भी एक तरीके के ऑयल उसमें बिखा हुआ है, पूरी बिछा हुआ है पूरे की पूरे एंसेस्टर हॉल में। अगर आग पकड़ी तो तुरंत पूरा एंसेस्टर हॉल जलकर राख हो जाएगा और हमारा एमसी उसे पूरे तरीके से जलाकर राख कर देता है। ये देखने के बाद ये बंदा पूरी तरीके से शॉक और हमारा एमसी काफी गुस्से में उनकी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है, अब मैं तुम सभी से कहने में लगा हूँ जो मैं तुमसे कहना चाहता था। क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि भले ही यहाँ पर इतने ज्यादा अमीर लोग हैं, इतना ज्यादा खाना है पूरे के पूरी जगह पर, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से तुम्हारा खून चूसते रहे हैं। और क्यों तुम अभी तक गरीब थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर इस खाने को, इस फूड को, और किस तरीके से एक इस डिजास्टर के विक्टिम के तौर पर तुम्हें रहना पड़ रहा था। और वो इसलिए ये सब हो रहा था क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत थी कि तुम जाकर भीख मांग सको, जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवर फूड ही तुम्हें, यानी कि बचा कुचा खाना ही तुम्हें प्रोवाइड करवा रहे थे। और एक्सचेंज में क्या तुम्हें क्या लगता है तुम एक्सचेंज में उन्हें क्या दे रहे थे? एंडलेस वेल्थ और हार्ड लेबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करने में लगे थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया तुम्हें बिल्कुल भी एक इंसान की तरह समझा ही नहीं। तुम्हें बस एक कचरा समझा, कचरा। और तुम्हें थोड़ी बहुत
डिससैटिस्फैक्शन के तौर पर अगर तुमने दिखाया कुछ भी कि तुम उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो तुम्हें रिबेल्स की तरह लेबल कर दिया जाएगा, तुम पे झूठा इल्जाम लगा दिया जाएगा उन लोगों के द्वारा। और ये सब करने की उनकी हिम्मत कैसे आ गई, उनमें इतना दम कहाँ से आ गया, तुम्हें क्या लगता है? वो इसलिए आ चुका है। क्या तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाते हो पूरी तरह से इस टेबल को टर्न करने के लिए? और ये सब इसीलिए होने में लगा हुआ है कि तुम में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना सीख जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और आखिरकार तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी के अलावा और बचा ही क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तुम अपने आसपास देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। अगर तुम इस तरीके से जिंदा रहकर भी यहाँ पर किस तरीके से बच भी गए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ्यूचर में क्या ही हासिल कर लोगे? और आखिरकार अगर तुम फाइट करते हो तो तुम आखिर अपनी जिंदगी में क्या ही खोदोगे? अपनी छोटी सी लाइफ तो बढ़िया है ना कम से कम। जब ये इस तरीके से भाषण दे रहा होता है तो वू दोंगजियां भी शॉक हो जाती है और कहने लगती है ये क्या चीज है। इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये तो एम्परर ऑरा है। और तभी हमारा एमसी फिर से लाइट से चमकने लगता है और अपने एम्परर ऑरा का यूज करते हुए कहने लगता है कि तुम जाओ, फाइट करो, अपने वेपन्स को पिकअप कर लो। अब समय आ चुका है इन सभी के सभी ऑफिसर्स को सबक सिखाने का। तभी वहां पर एक बंदे को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है, तो वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाता बिल्कुल भी, और सभी के सभी लोग अपने अपने वेपन को उठाकर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। हमारा एमसी क्या लगता है, जो तुम्हारा है हक है, तुम्हारा जिस पर तुम जाओ और अपना हक वापस ले लो। और तभी वो पूरा एंसेस्टर हॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा एमसी इस रिबेलियन आर्मी को खड़ा कर देता है और सभी के सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये हमारा हक है, हम वापस ले लेंगे, सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा। और तभी वहां पर एक जोर का धमाका होता है। सारी की सारी जब ये घटना होने में लगी होती है तो ये ऑफिशियली भी उसको देख रहा होता है और तभी एक सोल्जर आकर उससे कहने लगता है कि सर ये सायरन बजने में लगा हुआ है। ऑफिशियल इसे देखकर उसकी बैंड बज जाती है, काफी शौक हो जाता है और फट जाती है और कहने लगता है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। वह कमीने डैम लो लाइफ्स कहीं के, इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई इन सभी की एनवी को इस तरीके से मारने की। यहाँ तक कि अगर उस एनवी को मार भी दिया है तो उनका गुस्सा अभी तक शांत क्यों नहीं हुआ है? हम सभी के सभी लोग को यहाँ पर पैसे का नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अगर इस मैच को मैं क्लियर करता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रबलसम यार परेशानी वाली बात होने वाली है। मैं इनको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, अपना बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। और अपने सोल्जर से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग खड़े खड़े यहाँ कर रहे हो, जाओ और उन सभी के सभी लोगों को मार दो वहीं पर इमीडिएटली। जाओ और सभी के सभी बंडिट्स को सप्रेस करो और किसी को भी अंदर मत आने देना। और जिसको देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी धीरे धीरे करके वो दरवाजा खुलता है और सभी लोगों की देखकर फट जाती है कि वहां पर क्या हो रखा है, क्योंकि वो देखते हैं कि बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई कई सारे मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं इस सिटी के। और बिना कुछ सोचे समझे बाहर के लोग अंदर वाले लोगों पर अपने जो भी वेपन्स हाथ में लगते हैं उस वेपन से अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर ऑफिसर चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पगला तो नहीं गए हो? तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एक तरीके से खड़े हो गए ग्रुप में और रिबेलियन कर दिया है तुम लोगों ने। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोर्ट के द्वारा तुम्हें डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा और तुम मारे जाओगे? लेकिन तभी अचानक से उस ऑफिसर की नजर किस चीज पर जाती है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और देखता है कि हमारा एमसी तो अभी भी उनके साथ जिंदा खड़ा हुआ है। पागल की तरह चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम आखिरकार तुम मरे क्यों नहीं हो? और अपने आप की तरह शांत करने की कोशिश करते हुए कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, शांत हो जाओ। यहाँ पर अभी भी डिजास्टर विक्टिम्स है सभी के सभी लोग जिन्होंने पूरी तरीके से खाना खा लिया है। इनकी जो स्किन्स और बोन्स है, बिल्कुल भी पैनिक करने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है। जब तक हम इनके लीडर यानी कि एनवी यानी कि हमारे एमसी को मार देगा तब तक सारा का सारा जो क्रेडिट होता है इन सभी सभी रेबिलियन को शांत करने का वो हमारा हो जाएगा और हम काफी अमीर हो जाएंगे और काफी क्रेडिट मिलेगा हमें। तभी अपने सोल्जर्स को पास में बुलाता कहने लगता है कि आर्चर्स एम करो उस गद्दार पर जिसने हमारे साथ गद्दारी की है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे होश आता है कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि वे सभी के सभी रिफ्यूजीज हैं जो कि उसके पीछे खड़े होते हैं। उसके गार्ड्स पता नहीं कहाँ गए। जब ये देखता है तो वो शौक के मारा उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वे सोल्जर्स कहाँ गए बे जो मेरे पीछे खड़े थे। और सभी लोगों से चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उस ऑफिसर की फट जाती है और जब उसके पसीने छूटने लगता है घबराहट के कारण तो वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम ट्रीचीज रिबेल कहीं के, तुमने इस सभी के सभी लोगों को इकट्ठा कर रिबेलियन कर दिया है और तुम इनोसेंट कॉमनर्स को बहकाने में लगी हुई हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक कोर्ट ऑफिशियल्स हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर इतनी भब्बर मचा कर रखा गया है। तुम रिलीफ सप्लाईज का इस्तेमाल कर रहे हो अपने फायदे के लिए और अच्छे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम रिबेल कर सको। लेकिन हमारे एमसी का दिमाग पहले से सनका हुआ होता है, वो उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता, सिर्फ उसे घूरता रहता है। लेकिन उस ऑफिसर के पीछे काफी लोग आ जाते हैं तो देखकर घबरा जाता है, क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोगों को उस बंदे पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो एक नंबर का स्कॉन्ड्रियल है। क्या तुम मेरी बात को मान रहे हो? लेकिन तभी वहां पर जिसका भाई मरा होता है वो सामने आता है, उनका दूसरा लीडर, जिसको देखकर इस ऑफिसर की फट जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो वही तो ना जिसको मैंने एरो से शूट किया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
और उस ऑफिशियल को उन सभी के सभी लोगों के द्वारा मार दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। हमारा एमसी बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता और तुरंत उस बंदे को उन सभी के सभी जनता के बीच में उठाकर फेंक दिया जाता है और वो ऑफिशियल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और सभी की सभी जनता अपनी भड़ास निकालना चाहती है। यहाँ पर जब ली थियानो ये सब देखता है तो काफी शौक होते हुए क्या लगता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ स्कैम करने में और कैलकुलेशन करने में कर दिया है और इस तरीके से हमेशा सिर्फ गेम खेला है और चैलेंज किया है मैंने हेवंस को। और क्या क्या किया, मैं इस इनस से बिल्कुल डिफरेंट नहीं था। यस, मुझे अब सब कुछ समझ में आने में लगा हुआ है। अगर मैंने भी इस तरीके इस गेम में समन किया जाता तो शायद मैं इस गेम में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो जाता। मेरा जो विजन था वो लिमिटेड था। मैं सिर्फ और सिर्फ कंफेस कर सकता था कोर्ट के सामने और उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कोई एक ऐसा बंदा भी हो सकता है कि जो कि इस बोर्ड को पूरी तरह से फ्लिप कर देगा, जिसे हेवंस एंड अर्थ के द्वारा लाई किया गया है, यहाँ पर बिठाया गया है और जो कि इस चेस बोर्ड के चेस पीसेस हैं वो इस तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए एक्सेप्शनली इस तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जब वो इस ऑफिशियल को वहां से गिरते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि जिन लोगों ने रिबिलियन किया है उनका अंत सिर्फ एक ही है, वो है उनकी मौत। खासकर जब ये ऑफिशियल नीचे जैसे ही गिरता है तो वो मरने के बाद तुरंत सिस्टम से कन्वर्ट होने लगता है। पता नहीं कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बट अजीब सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और सभी के सभी लोग उस ऑफिसर को जब मरते हुए देखते हैं तो वहां पर सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो मरता है तो वो ट्रायल खत्म हो जाता है और हमारा एमसी वापस से यहाँ पर पहुंच जाता है रियल वर्ल्ड में। सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि गवर्नमेंट स्ट्राइक तुम्हारा यहाँ पर फेल्ड हो चुका है। तब वो उस मूवमेंट की याद करता है कि किस तरीके से सभी के सभी सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था और हमारा एमसी उसको देखकर घबराते हुए क्या लगता है कि ट्रायल जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन तभी कुछ वो अजीब सी चीज नोटिस करता है कि जो जियाओ वू है वो उन सभी के सभी सोल्जर से किस तरीके से फाइट कर रहा है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि हमारे पास ग्रेन और वेजेस दोनों ही मौजूद है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, अब हमें यहाँ से भाग लाना चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी दाव पर नहीं लगानी चाहिए, अगर तुम यहाँ पर टिके रहे तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें जियाओ यू के बारे में सोचना चाहिए, सब दूसरों के बारे में सोचो, अगर तुम मारे गए तो आखिरकार उन सभी का ख्याल कौन रखेगा, वो ऑर्फन हो जाएगी। यहाँ पर अभी भी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, तुम्हारे पास एक मौका है सरवाइव करने का, तुम जाओ और सरवाइव करो। ये बात सुनने के बाद ये बंदा उस तरफ देखता है और उससे क्या लगता है कि जियाओ यू, और काफी तक घबरा जाता है। तभी एक सोल्जर उसे मारने के लिए जैसे ही आगे आता है तो हमारा एमसी उस बंदे को बचाने के लिए तुरंत उस अटैक के आगे आ जाता है, जिससे कि हमारे एमसी की गर्दन कटी जाती है। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। जब सोचते सोचते हमारा एमसी एकदम से शॉक होकर अपनी गर्दन पकड़ता है और कहने लगता है ये तो वाकई बहुत ज्यादा डरावना था, एक्चुअली में मेरे साथ सब कुछ ऐसा हुआ था, अगर मैं वाकई में एक और इस तरीके की ट्रायल से गुजरा तो शायद मैं इस बारे का कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाऊंगा कि क्या रियलिटी है और क्या ड्रीम और क्या फैंटेसी। फ्यू, ऑलमोस्ट मैंने अपनी जिंदगी यहाँ पर खो दी थी। उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी पीछे सभी लोग देखते हैं, उससे आगे आते हैं उसके पास और उससे कहने लगते हैं कि अब तुम खड़े हो जाओ। और वो होती है वो ध्यान और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस तरीके से यहाँ पर बेवकूफों जैसे बनने वाले की एक्टिंग करने वाले हो। जब हमारा एमसीयू से देखता है तो काफी घबराते हैं। उससे कहने लगता है कि शिट, मैं इस ट्रायल को पास करने में फेल हो चुका हूँ। अब मैं इस आखिरकार मैं अपने आप को कैसे इसे एक्सप्लेन करूं कि मैं क्या करना चाहिए था मुझे। और घबराते हुए खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि अभी अभी मैं इतना सोचता है। तभी वो आगे आते हैं और उससे कहने लगती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। एमसी सोचता है हैं, अब ये क्या कह रही है, मैं तो पूरी तरीके से फेल हो गया, तो अब ये तारीफ क्यों करने में लगी हुई मेरी। तो वो समझाती है और उससे क्या लगता है कि भले ही तुमने इस ट्रायल को पास नहीं किया लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद आई। ये सुनकर वो काफी तो शॉक हो जाता है और समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर जो भी करने में लगा हुआ था वो सारी की सारी परफॉर्मेंस को तुम देखने में लगे हुए थे, क्या मुझे लाइव स्ट्रीम होने में लगी हुई थी कि यहाँ पे। तो वो तुरंत उसी गर्दन को पकड़ते उसके सर को सर से छुपाते उससे कहने लगते कि तुमने जो भी एग्जैक्टली जो चॉइसेस ली थी वो मेरे स्टाइल की थी। भले ही वो तुम थोड़े बहुत सावधान थे, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी तुमने काफी अच्छा काम किया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो शायद मैंने उस इमेज को ऑन द स्पॉट वहीं पर मार दिया होता जब मैं उन्हें देखा होता। तो ये सोचकर एमसी कंफ्यूज होता है। उससे कहने लगता है कि विक्सिस आखिरकार ये एक गवर्नेंस ट्रायल था। तो वुड वाजिंग उससे कहने लगते कि अगर तुम्हारे बैकग्राउंड को देखते हो अगर देखा जाए तो तुमने ऑलरेडी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा एक्सेप्शनली तुमसे इस ट्रायल को कंप्लीट किया है। और तभी अचानक से वो उसका नाम लेती है और कहने लगती है मैंने सही कहा ना, तू ये। ओ भाई, इसे एमसी की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। और जब वो इसे देख सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि शिट, क्या इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चल गया। और जैसे ही ऐसा होता है तो जैसे जिया उसको सुनती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है। लेकिन तभी आकर किस तरीके से वो ध्यान उसे अपने उसके अटैक से बचने में कामयाब रहती है और रोककर उसे शांत करती है और क्या लगती है कि तुम्हें आकर किस बात की जल्दी पड़ी हुई है। लेकिन हमारा एमसी इन दोनों के क्या बताऊं मैं, बीच में जाकर फंस जाता है, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो। इस तरीके से उसको घुटन होने लगती है भाई। और वो उससे कह रही होती कि अगर मैं वाकई में तुम्हें मारना चाहती तो शायद मैं तुम्हें ऑलरेडी मार चुकी होती। दूसरी तरफ जो आशा है वो भी कंफ्यूज होती है, वो भी ऑलमोस्ट तालिस्मान का यूज करने वाली हो रही होती है। एमसी की सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है और पूरा लाल पड़ जाता है भाई।
किस चीज के बीच में फंसाया समझ सकते हो ना। तभी वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा मेरी आइडेंटिटी के बारे में? क्या ये इसलिए हो चुका है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ, इतना ज्यादा यूथफुल हूँ, इतना ज्यादा जवान हूँ, और जिससे कि मेरी जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो वो दुआजें उसे एक्सप्लेन करते उसे बताने लगती है कि तुम्हाने जो स्टोरी मुझे स्टार्टिंग में सुनाई थी वो इतनी ज्यादा एब्सर्ड थी कि मैंने एक पल के लिए उस पर विश्वास भी कर लिया था। लेकिन शायद तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आफ्टर जो स्टोरीज होती हैं वो लॉजिक को फॉलो करती हैं, लेकिन रियलिटी ज्यादातर लॉजिक फॉलो नहीं करती। लेकिन तुम्हारा जो आइडिया था तू को इंजन सारी की सारी जो होप थी वो किस तरीके से खो दी है क्योंकि अपने बेटे ने उसे गद्दारी कर दी थी उसके साथ भी। ये चीज जो तुमने कही थी वो थोड़ी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। असली वाला ली तियांजन जब उस आई मीन सुनता है तो वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि शिट, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी थी वहां पे। तो वो उसे बताती है, उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी सभी के सभी की ऑफिशियल्स के क्वीन किंगडम के सभी की ऑफिशियल्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रखा हुआ है, और इस ट्रायल के दौरान अभी अभी मुझे पता चला कि तुम्हारी जो रिक्वेशन आई मीन तुम्हारी जो रिएक्शन थी रिफ्यूज जी ने जब एक्सपोज कर दी थी तुम्हारी आइडेंटिटी को, और उस वेरी लास्ट मोमेंट पर जो ती क्वेंजन है उसने कोई भी इस तरीके के एक्सप्रेशन नहीं दिखाई थी। मैं जानती हूँ कि मेरी जो इच्छा है वो क्वीन किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की है, ये बात सच है, लेकिन तुमने असली शांति लाने की कोशिश की थी और वो तुमने अचीव भी कर ली, और इसलिए तुमने मुझे जीत लिया है, तुमने लोगों के दिल को जीत लिया है और यहाँ पर सभी लोगों को जीत लिया है। ये बात सुनकर हमारा एमसी कंफ्यूज होते कहने लगता है क्या यहाँ पर तुम्हारे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्या? तो वो दुआजंग कहती है और कि रियलिटी में देखा जाए तो ये सभी के सभी लिए अचीव करना चीजें काफी ज्यादा हार्ड होती हैं, जैसे कि हम हेवंस को क्लाइम करने में लगे हो। वैसे अगर तुम वाकई में किसी तरीके से अपने नेशन की जो तुम्हारे देश के जो रिसोर्सेस हैं उसे एग्जॉस्ट कर लिए, यानी कि पूरे यूज कर डाले, और तुम्हें सभी के द्वारा अगर गद्दारी कर दी जाती, धोखा दे दिया जाता, तो शायद तुम अपनी कंट्री के साथ ही मारे जाते। और मैं इस बात को देखकर भी काफी ज्यादा खुश तो होती, अगर ऐसा भी तुम्हारे साथ होता तो मुझे कौन सा नुकसान होता इसमें। लेकिन इस समय पर मैंने स्टेबलाइज कर लिया है सभी के सभी रिपेल को, फोर्सेस को, और यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से तुम बिल्कुल भी इधर उधर भटके तो मैं तुम्हारे दिल को अपने हाथों से निकाल लूंगी, तुम्हारी आंखों को नोच लूंगी, और तुम्हारी भी जो पोजीशन है तुम्हारे दिल की ना, उसके चित्रे चित्रे उड़ा दूंगी। इसकी जो एक्सप्रेशन होती है इसको देखने के बाद एमसी का मुंह फटा का फटा रह जाता है शौक के मारे, और वो वू दियांग ये कहकर वहां से चली जाती है और क्या लगता है कि हम तुम्हें बाद में मिलेंगे। जहाँ पर ली तियांजन आगे आता है और उससे माफी मांगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, इसमें मेरी गलती थी। एमसी के प्लान धरे के धरे रह जाते हैं कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के, और एमसी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और वो इसलिए नहीं होता कि इसने कुछ मदद नहीं की और प्लान बिगाड़ दिया, वो इसलिए होता है क्योंकि जो अब इसकी जो डिसलॉयल्टी थी ना वो जीरो पर आ चुकी है। पहले ऑलमोस्ट इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था इस बंदे ने, लेकिन अब इसकी डिसलॉयल्टी की जगह पर वो लॉयल हो चुका है, अब वो फॉलो करना चाहता है हमारे एमसी को, और कहने लगता है कि प्लीज योर मैजेस्टी आप मुझे पनिश कर सकते हो। जिसको देखकर एमसी घबराते हुए गुस्सा भी कर रहा होता है और कहने लगता है कि माय लॉयल मिनिस्टर, जो आपने जो क्राइम किया था क्या मुझे उसके बारे में आप बता सकते हो कि मैं आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? तो वो कहने लगता है कि मुझे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं हमेशा से पावरफुल बनना चाहता था, ऑब्जेस्ट हो चुका था इसकी पावरफुल गेम को लेकर, और मैंने बिग पिक्चर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। योर मैजेस्टिक जो एक्शंस थे जो अभी तक मुझे दिखाया है उसने मुझे शॉक में डाल दिया है। मैं किस तरीके से इससे बेनिफिट ले सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आपके लिए ले दगाने के लिए चाहिए तैयार हूँ। लेकिन हमारा एमसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और क्या लगता है कि ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम जैसे हो वैसा ही बने रहोगे, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाओ, तुम्हें इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझसे। तो खासकर तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो और तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हारा जो मैटर है तुम उन्हें कंप्लीट करोगे। तभी सेंटेज यहाँ पर जॉली मेडन उसके पास आते हैं, उससे कहने लगती है वाह तुम तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो फेलो ट्रेवलर। ये बात सुनकर एमसी शॉक हो जाता है, उससे क्या लगता है कि तुम मेरे काम से बीच से हट जाओ तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन वो लड़की मानती नहीं है, उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम एक नंबर के लूजर होगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किस्मत का और लक का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे होगे, लेकिन तुम्हारे एक्शंस को देखने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास रियल स्किल्स मौजूद होंगी। जिसको देखकर एमजे को गुस्सा आती है और उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने में लगी हो? तो वो उससे कहने लगते कि छे, अगर तुमने वाकई में स्टैंडर्ड एंडिंग तरीके से खेला होता तो शायद मैं तुम्हें अभी पर लुक डाउन कर रही होती। मुझे तुम में तब इंटरेस्ट आना चालू हुआ जब तुमने पूरी तरीके से उन रूल्स को तोड़ दिया और अपने हिसाब से खेलना चालू किया, और यही तो चीज है एक रीइंकार्नेशन होने की, हम जो कि रीइंकार्नेट होकर आए इस वर्ल्ड में। सही कहा ना मैंने, ये काफी तो मजेदार चीज है। तभी एमसी कहने लगता है कि ठीक है यार, जो तुम्हें सोचना है तुम सोच लो। लेकिन वो तुरंत एमसी पे चढ़ जाती है और कहने लगती कि जरा रुको, मैंने अभी तक अपनी बातें करना खत्म नहीं की है, तुमने बिल्कुल भी उस ड्रैगन क्वीन को हासिल नहीं किया है अभी तक। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम वाकई में खाली ज्यादा लौटने के बारे में सोच रहे हो क्या? ये बिल्कुल भी ग्रेट नहीं आने वाला। आखिरकार तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते हो? क्या कहते हो तुम इसके बारे में? भाई ऐसे चिपक जाती है जैसे कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम जैसी वीक वूमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। तो वो कहने लगती है कम ऑन ना यार, तुम जानते हो ना बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, बिल्कुल एक रीइंकार्नेटर।
क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर हम दोनों के दोनों रीइंकार्नेटर एक साथ मिलकर काम करें अगर हम दोनों यहाँ पर इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ भी मौजूद हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी ग्रास ऑपर की तरह इस जंगल में भटकने में लगे हुए हैं। क्या होगा अगर जो अदर रीइंकार्नेट्स है वो हमारे दुश्मन बन गए तो? और क्या लगता है कि अगर कभी तुम्हें उनसे फाइट करने की जरूरत पड़ी और उन सभी के सभी लोगों के साथ अगर तुम हमारे साथ भी मिल जाते हो, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें, तो शायद हम लोग उन्हें हराने में कामयाब रहेंगे। और ये काफी द वैल्यूएबल चीज होने वाली है सभी के सभी एंशिएंट पीपल में। अगर तुम्हारे वर्ल्ड से कोई तुम्हारा साथी मिल जाता है तुम्हारे साथ काम करने के लिए, तो एंशिएंट लोगों से ज्यादा भरोसेमंद तो तुम्हारे साथी होंगे ना, जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। जिसको देखकर एमसी भी एक पल के लिए शॉक हो जाता और पता चलता है कि ये भड़वी अभी तक नहीं मान रही। ये भड़वी अभी भी अपनी चार्म टेक्निक का यूज कर रही है कंट्रोल करने के लिए एमसी को, और कह रही होती है कि सीरियसली तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से कोई ये कुछ महसूस करती है और पता चलता है कि हमारा एमसी कंट्रोल में तो वैसे भी नहीं आता, और तुरंत उठा के धोबी पछीड़ दे देता है। और जब ऐसा होता है तो जो पेन इसे मिलता है और इसकी जो एक्सप्रेशन होती है इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी आप लोग तो समझ ही गए होगे, तो कमेंट करके हमें भी बता दो और बाकी जनता को भी बताओ कि आखिर ये चाहती क्या है। तो हमारा एमसी गुस्से में कहने लगता है कि तुम वापस से हरकतें करना चालू कर दी तुमने तुमने अभी अभी मुझ पर अपनी एबिलिटी यूज की थी, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तभी उसका जो डॉग होता है, उसका जो स्लेव होता है, ये देखकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन किसी तरीके से वो अपने डॉग को या स्लेव को वहीं पर रोक देती है और उससे कहने लगती है, भाई जिस तरीके से देख रही है वाह ये तो काफी सीरियस लग रहा है मैटर। और उससे कह रही होती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, मैं तुम्हें मौका देती हूँ, बस तुम्हें थोड़ा समय दे देती हूँ, तुम्हें एक दिन इसके बारे में पता चल ही जाएगा। तो एमसी भी कहने लगता है कि मैं अभी भी इसके बारे में सोच तो रहा हूँ, ये बात तो सच है। आखिरकार जो ली थियानो है वो कम्प्लीटली रियूड हो चुका है, अब वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो लॉयल बन चुका है। भाई मेरा मिशन कैसे कंप्लीट होगा? अगर मैं इस किंगडम को टेक डाउन करना चाहता हूँ, तो डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, तो शायद तो मुझे इस पावर को वैक्यूम को फिल तो करना ही पड़ेगा। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो शाय करता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, मेरे पास मेरे खुद के इंटेंशन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये बात इतनी तरह गुस्से में देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी हमारा एमसी गुस्से में उसकी तरफ आता है और डोमिनेटर करते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे पीछे से कुछ भी बैक स्टेप करने के बारे में सोचा भी या फिर मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की भी, तुम उसके लिए चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम मेरा थ्रोन लो, चाहे तुम मुझे मेरे साथ कुछ भी कर दो, तुम मुझसे सब कुछ उड़ा लो, मेरा थ्रोन ले लो, मेरी पावर ले लो, सब कुछ रहेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम ऐसा सोचो जैसे कि तुम मर गई हो। और इतनी बातें सुनने के बाद भी, इतना खौफ और इतने तरीके से डरने के बाद भी, भाई इसकी जो एक्सप्रेशन है वो किसी मास्कोट की तरह लग रही है। भाई समझ गए होगे। और तभी अचानक से थोड़ा समय गुजरता है, हमारा एमसी काफी थक चुका होता है, तो आराम करने के लिए सो जाता है। जब उसे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ, तभी सिस्टम के जो ब्रेसलेट है उसके पास वो जोर जोर से चमकता है और हमारे एमसी को एक अजीब सी जगह पर ले जाता है, जिसको सोच देखकर वो कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि ये क्या चलने में लगा हुआ है, जो ट्रायल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक से उसकी नजर सामने जाती है और वो सामने आकर देखता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी की अर्थी जा रही है, लेकिन उसे देखकर पहचान लेता है ये तो रिफ्यूजीज हैं। वह तो ये वर्ल्ड है ना जो कि उस ट्रायल में चलने में लगा हुआ था, वो ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्या? तभी वो देखता है और पता चलता है कि जरा एक मिनट रुको, जिसकी ये लोग अर्थी निकालने में लगे हुए कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, ये तो मेरा फ्यूनरल है। ये देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता, समझ नहीं पा रहा होता कि ये चल क्या रहा है ये सब, और इनका फ्यूनरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं इसके साथी हैं जो कि उसके साथ फाइट करने में लगे हुए थे। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि अगर वाकई में ये वर्ल्ड अभी भी रन करने में लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जिस बंदे का नाम दावू था वो रियली में मारा गया है, और ये सारी की सारी सिचुएशन इसलिए हुई थी, वो भी मेरे कारण, मेरे लालच के कारण, क्योंकि मैं मिशन कंप्लीट करना चाहता था। तभी अचानक से उसके सामने वो जिंदा हुआ ब्रदर वापस आता है, जिसको देखकर एमसी काफी शौक होता है, कहने लगता है कि दावू तुम अभी भी जिंदा हो, जरा एक मिनट रुको, ये सिचुएशन क्या हो रखी है। तभी इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, ये कोई और नहीं बल्कि मैं एम्पर वुजू है, जो कि फाउंडिंग एम्पर है दाजी का। जिसको देखकर एमसी शॉक, कंफ्यूज, भाई हम भी शॉक, भाई ये क्या हो रहा है, सिस्टम डेटा या फिर एम्पर या फिर कोई एरर, ये क्या होने में लगा हुआ है भाई यहाँ पे? मतलब जो भी यहाँ पर अभी तक कुछ भी होने में लगा हुआ था वो सच था, रियलिटी थी। हमारा एमसी टाइम स्पेस में वापस जाता है भाई, कैसे, मतलब समझ नहीं आया भाई। इधर तो आ चुका है लेकिन फिर से टाइम में वापस जाता है और हिस्ट्री को बदल देता है और करंट में काम कर रहा है अपने वर्ल्ड को छोड़ के। इसको पूरी तरह से कंफ्यूज होते कहने लगता है कि आखिरकार ये डेटा पैनल में कैसे आने में लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ल्ड है वो रियली में एग्जिस्ट करता है। तो सिस्टम एक्सप्लेन करते उससे कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग फॉर्मर रूलर्स हैं इस लैंड के, एम्परर ऑफ दाजी, जिसको तुम्हारे द्वारा इन्फ्लुएंस किया
किया गया है और वह इस ओल्ड डायनेस्टी के अंत बन गए थे। मतलब ओल्ड डायनेस्टी खत्म हो गई, उसके बाद नई डायनेस्टी चालू हुई और उस तुम्हारी डेथ के बाद, तुम्हारे मरने के बाद उन सभी के सभी लोगों ने अपने आप को नॉर्थ की तरफ मूव कर दिया और एक रिबिलियन फोर्सेस खड़ी कर ली और उसी के साथ साथ उन्होंने पूरे के पूरे वाइड स्प्रेड में सपोर्ट हासिल किया और उनकी फोर्सेस का इस्तेमाल कर वह काफी ज्यादा पावरफुल बनते गए दिन ब दिन। और कई सालों बाद, कई साल में वॉर करने के बाद जो वू ब्रदर्स हैं वो फाइनली इस वॉर को जीतने में कामयाब रहे और तुम्हारे द्वारा इंस्पायर्ड होने के बाद उन्होंने वैल्यू की कॉमर्स को, कई सारे सेंचुरी को आगे बढ़ाया और इस वर्ल्ड को शांति भरे वर्ल्ड में कन्वर्ट किया। और दाजी के कैपिटल जगह पर, उसकी कैपिटल में, जहाँ पर एक बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट और वास्ट एंसेस्टर हॉल बना हुआ है और इस एंसेस्टर हॉल में ना ही किसी गॉड को वर्शिप किया जाता है, ना ही उनके किसी एंशिएंट फिगर को, ना ही किसी नोबिलिटी को, बल्कि में ये उस ऑफिशियल को सम्मान देते हैं फॉर्मर डायनेस्टी के, जिनका नाम अननोन है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। और इन सभी के लिए वो किसी रिवर्स सिंबल्स के से कम नहीं है। इस पूरी की पूरी कॉमर्स में, विजडम में, करेज में और रेजिस्टेंस में तुम सबसे हाइपर हो। और ये फोटो किसी और, आई मीन ये जो स्टैच्यू वो किसी और का नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी की है। ये देखने के बाद एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक, और इस बंदे को रिगार्ड किया जाता है, आई मीन इस डाजी एम्परर के तौर पर इसे फाउंडिंग एंसेस्टर पर माना जाता है। इस बंदे को, इस जगह का, इस डायनेस्टी को बनाने का। जब हमारा एमसी इन दोनों को इस तरीके से जिंदा होते हुए देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है गाइस। और हमारा एमसी देखकर उन्हें कहने लगता है कि तुम दोनों मुझे ऐसा फील करा रहे हो जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बन चुकी है मेरे लिए। और वो काफी ज्यादा इमोशनल महसूस करता है और उन्हें चालू कर देता है। तो सिस्टम मुझसे क्या लगता है, तुम्हारा जो गवर्नेंस का जो ट्रायल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी थी ना वू ब्रदर्स के लिए डाजी की, वो तुमने स्टेबलाइज कर दी थी। तो इससे रिजल्ट होता है कि तुम्हारी जो जजमेंट थी वो एक्सीलेंस थी। तो बिना किसी दिक्कत के होस्ट ने इस ड्रैगन विंड ट्रायल को पास कर लिया है। 20,000 नेशनल पावर को इसका हासिल कर लिया है और उसकी जो करंट टोटल वैल्यू वो 30,900 नेशनल पावर पॉइंट होती है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी की जो इमोशनल फीलिंग्स थी ना वो सिस्टम ने चूर चूर कर दी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी भाई। और वो पूरी तरह शॉक हो जाता है भाई, वो क्या करना चाहता था और उसके साथ क्या हो गया। सिस्टम उससे क्या लगता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इसको भाई कंप्लीट कर लिया। हमारा एमसी क्या लगता है कि तेरी घंटा तो भाई तू ये क्या कर रहा है भाई। आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार क्या रिलेशनशिप है ड्रैगन विन और तुम्हारे बीच में। सिस्टम, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम वाकई में मुझे इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करवाना भी चाहते हो या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर तुम मेरे अंत की तरफ मुझे भेज रहे हो। तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि तुम्हारे पास इतनी परमिशन नहीं है कि तुम्हारे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सको। लेकिन कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुम्हारा जो सिस्टम है उसने एक नया फीचर अनलॉक कर लिया है, कंट्री डिस्ट्रक्शन लॉटरी। इसको सुनकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कंट्री डिस्ट्रक्शन लॉटरी सिस्टम, आखिरकार ये क्या चीज है। यहाँ पर सिस्टम बताता है और कहने लगता है कि ये लिटरली में वही एक लॉटरी सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तुम ड्रॉ कर सकते हो और रिलेटेड आइटम्स को हासिल कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर ड्रॉ करने के लिए तुम्हें 500 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जब ये एमसी हमारा ये बात सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि वाकई में ऐसी चीज है क्या। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता रहा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ जो भी मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिस्टम कहने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली नो, ऐसा नहीं होगा। बात ऐसी है कि तुम 10 कंसेक्यूटिव ड्रॉ कर सकते हो सिर्फ एक टाइम पर, और तुम उसके बाद ड्रॉ नहीं कर पाओगे जब तक जो आइटम है वो यूज नहीं हो जाते हैं पूरी तरीके से। ये सुनकर एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचते हुए क्या लगता है कि डैम, आप समझ में आया, वो कुछ भी मुझे यहाँ पर इस लूप होल्स का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। लेकिन खैर इसके बारे में भूल जाओ और 5,000 पॉइंट को डिडक्ट करो और मुझे 10 ड्रॉस प्रोवाइड करवा दो। तभी हमारा एमसी को सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, कहने लगता है कि 10 कंट्री डिस्ट्रक्शन, 10 ड्रॉ बिगन हो चुकी है। नेशनल पावर है 5,000 ले लीजिए, तुम्हारे पास 25,900 पॉइंट बचे हुए हैं। तभी वहां पर एक जोरदार लाइट चमकती है जिसको देखकर एमसी खुश होता है, क्या लगता है कि ये चीज आ गई आ गई आ गई आ गई, मैं जीता 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 जीता, लॉटरी जीता। तभी यहाँ पर सिस्टम की तरह उसे एक रिवॉर्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि स्पिरिट अवेकनिंग पिल्स मिल चुकी है जो कि इंक्रीज करती है तुम्हारी एनर्जी को जब तुम मेमोरीज को रिव्यू करोगे तो, और तुम्हें वर्मिलियन इंक सील प्रोवाइड कराई जाती है और तुम्हारे पास तो होना चाहिए इंपीरियल स्टडी करने के लिए। ये बेटर वर्क करेगी किसी इंपीरियल जेट सील से भी। और भाई साहब इसे एक नोवेल भी प्रोवाइड करवाई जाती है। भाई ये वाली तो सबने रेड करी होगी ना, जिसका नाम होता है आई फोर्स्ड बाय द सिस्टम टू बिकम अ विलन। ये एक ऐसी लेजेंडरी विलन कहानी है जो कि ब्लेस करती है सभी के सभी महानुआ के सस्पेंसेस को, जिसको देखकर हमारा एमसी की कथई सड़क जाती है और गुस्से में क्या लगता है कि ये क्या कचड़ा दे दिया है मुझे, कंट्री डिस्ट्रक्शन 10 ड्रॉ। भाई मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करेगी। खैर व्हाटएवर, जो भी हो, मैं इस सभी की चीजों को यूज कर लूंगा और सभी के सभी पॉइंट को यूज कर दूंगा। लेकिन उसकी नजर जैसे ही उस नोवेल पर जाती है तो उसको देखकर वो शॉक होते हुए कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसकी नजर एक दूसरी बुक पर जाती है और इस बुक का नाम होता है कि मस्ट, तुम्हें कुछ भी हो जाए कंपलसरी है टाइम ट्रेवल के लिए ये बुक रीड करना। और एसेंशियली देखा जाए तो ये सिर्फ टाइम ट्रेवल के लिए ही बनी हुई है। देखता है और बताता है कि ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, इमरजेंसी एड, सिविल इंजीनियरिंग, स्टोरेज, ये या फिर कैसे किस तरीके से एयरप्लेन को बिल्ड किया जाता है, इस बुक में सारी की सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाई गई है।
जिसको देखकर एमसी काफी गुस्सा आती है और उससे कह रहा होता है कि ये मुझे जानबूझ के ये प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो मैं लगता है कि इसका इस्तेमाल कर मैं इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर भी पाऊंगा। तुम जरा मुझे देखो कि किस तरीके से मैं इसका यूज करूंगा, और मैं इसके पेपर को किसी टॉयलेट की तरह यूज करने वाला हूँ, देख तो जरा। जब ये गुस्से में उस बुक को फाड़ रहा होता है तभी उसके रियलिटी में होश आता है, जहाँ पर आशा उसे जगाती है और उससे कहने लगती है योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी। और वो जगकर कंफ्यूज हो जाता है और ली त्यानन भी कंफ्यूज होते कहने लगता है कि योर मेजेस्टी अगर कर आप किस तरीके का सपना देखने में लगे हुए थे। ओ सॉरी गाइस, मुझे लगता है कि इसे जगाने वाला आशा नहीं है बल्कि मैं ली त्यानन होता है, जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है तुम्हें बताने के लिए हमारा एमसी, और उसके मुंह पर ढक देता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वो देखकर शॉक होता है और उससे पूछने लगता है कि योर मेजेस्टी, जिस तरीके से आप पेपर को अरेंज किया है ये तो काफी ज्यादा यूनिक लगती है ये बुक, क्या मैं थोड़ा देख सकता हूँ इसको? तो एमसी कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताने में लगे हुआ हूँ, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा इसके अंदर। जिसको देखकर वो बंदा शॉक होता है और कहने लगता है कि ये यहाँ पर एक्चुअली में इस तरह की कोई मैजिकल बुक है इस वर्ल्ड में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि यहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड है उसे पॉलिटिकल स्टडीज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो ट्रैवल नॉलेज है इस तरीके से भी काफी ज्यादा काम आ सकती है हमारे। ये देखकर एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है क्या? तो वो बंदा कहता है ली त्यानन कि मुझे ज्यादा चीज तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है। इसको देखकर एमसी शौक होता है, कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन तुम ऐसा एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा हो। लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वरना मेरे जो पॉइंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होंगे और कुछ भी नहीं। तभी आशा वहां पर आती है और उससे पूछती है क्या मैं इस बुक को थोड़ा पढ़ सकती हूँ? और जैसे ही वो उसको पढ़ती है तो काफी इंटरेस्ट आता है और कहने लगता है ये चीज तो मुझे काफी अच्छी लगी, इस चीज को इलेक्ट्रिसिटी कहा जा रहा है, अगर मैं इसे अपनी मिस्टिकल आर्ट के साथ कंबाइन कर दूं तो ये काफी काम में आएगी। एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें समझ में आया ये क्या कह रही है? लेकिन आशा की तो अलग ही खुशी होती है और वो कह रही होती है कि यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा समझने वाली बात है, मुझे थोड़े बहुत तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत टाइम दे दो और कंबाइन कर दूंगी मैं अगर मैं इसे अपनी मिस्टिकल आर्ट के साथ, तो मैं इसे बनाने के लिए पॉसिबल हो सकती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज तो होता है ली त्यानन, उससे पूछने लगता है कि रियली में जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था अपनी अडॉप्टेड डॉटर से, ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन तभी हमारा एमसी हंस कर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, उससे क्या लगता है कि इस बुक के अंदर जो जो कंटेंट हुआ है उसे साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी अगर कोई इसे यूज करना चाहता है। ओके ठीक है, तुम्हारा जो स्किल ट्री है वो बिल्कुल ट्रैक से बाहर है, और बस उसका मजाक उड़ाता है। तो वो कहने लगती है कि योर मेजेस्टी क्या मैं इस बुक को ले सकती हूँ? लेकिन इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है हमारा एमसी को, ये कुछ भी कर सकती है। और वो कहने लगता है ठीक है तुम मुझे ले जा सकती हो, और बिना कुछ सोचे समझे वो बुक दे देता है। लेकिन तभी जब वो ध्यान से वो देख तो वो काफी ज्यादा शौक होता है कि किस तरीके से जो आशा है इस बुक में इंटरेस्ट दिखा रही है वो इसकी सेहत के लिए हानिकारक है, इसके मिशन के लिए हानिकारक है। और उससे पूछने लगता है कि त्यानन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा चाहता कि इस कंट्री को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो ली त्यानन उसे बताता और समझाता और कहने लगता है कि यहाँ पर इटर्नल कंट्री जैसा इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, भले ही वो क्वाइन कंट्री हो चाहे या जिंग कंट्री हो, इन द एंड वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके रिमेन्स बचेंगे और वो एक हिस्ट्री की बुक बनकर रह जाएगी। तो एमसी कहने लगता है कि ओ तुम इसे बाकी में अच्छी तरीके से समझते हो। लेकिन ली त्यानन उसे काफी सीरियस मोड में आकर समझाता और कहने लगता है मैं फार्मली बिलीव करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या होने वाला है क्वाइन कंट्री का इन द एंड, लेकिन योर मेजेस्टी यहाँ पर जो आप अकम्प्लिश करने वाले हो अपनी पूरी जिंदगी में वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देगा किसी और दूसरे एम्पर के मुकाबले में। और मैं काफी ज्यादा किस्मत वाला बंदा हूँ कि मुझे ये विटनेस करने का एक मौका मिलने वाला है, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा है कि मैं अपने इस क्वाइन कंट्री की पीक मूवमेंट को महसूस करूंगा, अपनी पीक मूवमेंट को जीऊंगा और देखूंगा जिंदा रहते हुए। इसको देखकर एमसी भी काफी शौक होता है और क्या लगता है क्या ये बंदा वाकई में इतना पैशनेट था क्या? मैंने कभी भी इसको ऐसे बिहेव करते नहीं देखा। इसको सुनकर मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होने में लगा हुआ है। मुझे हमेशा से आज से लेकर हमेशा से पॉइंट सिस्टम के द्वारा मिसलीड किया गया है, और अगर मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूं, इस डिस्ट्रॉय करने के बारे में हमेशा मुझे मिशन दिया गया है और मैं भागने में लगा हुआ था और कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के बारे में हमेशा से सोच रहा था। अगर मैं डेवलपमेंट को थोड़ा आगे से बढ़ा दूं और ग्रेजुअली इंपीरियल सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दूं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जो क्वाइन कंट्री के जो रूल्स है मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए है, इसका मतलब क्वाइन कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है और नए रूल्स आ चुके हैं। भले ही मुझे बात पता है कि जो पाथ है उसमें काफ़ी द हार्डशिप आने वाली है, काफ़ी कठिनाइयाँ आने वाली है और मुझे कई सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा इसे कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर मैं वाकई में इस सब चीज़ों को करने में कामयाब रहा और जो मैंने देखा था इस ट्रायल में उसे रोकने में कामयाब रहा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तभी वो ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को इकट्ठा कर, हम लोग जल्द से जल्द वापस से अपनी क्वाइन कंट्री में वापस जाने वाले हैं। और तभी जब ये लोग वापस जाने में लगे होते हैं अपने कंट्री की तरफ, तभी हमारी इस आशा को एक उड़ता हुआ मैसेज दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो लेटर आया है आजू की तरफ से, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है उल्टा सीधा? एमसी कंफ्यूज होते उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने इस तरीके से मैसेज क्यों भेजा है। लेकिन जब आशा उस मैसेज को देखती है तो काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये मैसेज कहने में लगा हुआ है ये साउदर्न जिंग आर्मी है उसने हमारी क्वाइन कंट्री पर
इन्वेड कर दिया है, हमला बोल दिया है और तूसू ने अपने आर्मी को लेकर फाइट करने के लिए आगे की तरफ जा चुका है, उन पर एम्बुश कर दिया ताकि उनके अटैक को रोक सके। लेकिन उसकी जो किस्मत है वो अननोन है, हम उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। जब ये बात हमारा एमसी सुनता है तो वो जैसे शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हमें उन सोल्जर्स को फाइट करते हुए दिखाया जाता है किसी से, और पता चलता है ये तो क्वाइन नेशन फू फेंग कंट्री काउंटी है, यानी कि एक सिटी कह सकते हो। वहां पर वो सोल्जर्स के साथ फाइट करने में लगे हुए हैं। जब वो फाइट कर रहे हैं तभी दीवार से एक बंदा ऊपर चढ़ता है और इसको देखकर साफ सा पता चलता है या तो वो कमांडर लेवल का होगा या कोई जनरल लेवल का होगा, जिसको देखकर सोल्जर डर जाते हैं। अब लेकिन वो ऊपर चढ़ चुका है तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये बंदा एक ही झटके में उसके मुंह में जो वेपन था उसका यूज करता है और सभी सोल्जर्स को दूर फेंक देता है, जैसे कि उनके साथ कोई क्रिकेट वगैरह खेलने में लगा हुआ हो। और सभी को चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैं ग्रेट जिंग का टॉप जनरल पेंग फेंगजियान हूँ और मैं यहाँ पर तूसू के हेड को लेकर लेने के लिए आया हुआ हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है जैसे कोई डेविल वगैरह हो। तभी अचानक से सामने से वो किसी को नोटिस करता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं तूसू हूँ, जो कि उससे क्या लगता है कि पान फेंगजुआन, ओह तुम। भाई साहब, ये बंदा सोल्जर्स को मारता तो ऐसे रहा है जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। क्या ये बंदा पावरफुल तो है, और क्या लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बस एक नेमलेस क्लाउन हो, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता हुआ। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरा सर काट कर ले जाने में कामयाब रहोगे, मुझे मारने में सक्सेसफुल रहोगे। ये सुनने के बाद ये पेंग काफी ज्यादा जोर जोर से हंसता है और तुरंत उस पर अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पे। और तभी इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ फाइट चालू हो जाती है। बंदा अटैक करता है, दूसरों की तरीके से डॉज कर लेता है। उसे डॉज करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार कौन बंदा है, और बिना किसी दिक्कत के डॉज करने में भी कामयाब रहता है। लेकिन जब वो अपने फाइनल मूव का यूज करता है तो तूसू उधर से गायब हो जाता है, जैसे कि भाई टेलीपोर्ट हो चुका हो। और उसका मजाक उड़ाते हुए से कहने लगता है कि पेन तुम्हारी स्किल को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये स्किल्स तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओगे, खासकर इन स्किल से तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार तुमने सोचा भी कैसे है कि तुम मुझे इस घटिया सी स्किल के साथ हराने में कामयाब भी रहोगे। और तभी तूसू को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो सोल्जर्स को तो मार देता है और इस फेंग पर अपना फाइनल अटैक करता है। और ये पेंग जो भी जनरल है उसकी तो बैंड बज जाती है, वो भी एक ही अटैक में मर जाता है ये बंदा। ये देखने के बाद उसके आर्मी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो क्या लगता है कि रिट्रीट, हमारे जो सिग्नल है विड्रॉ करने का वो हमें मिल चुका है, सब लोग फॉल बैक कर जाओ। और सभी के सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर जब वहां से भागने लगते हैं तो तूसू की आर्मी उन्हें जलाना चालू कर देती है, धक्का दे देती है ऊपर से ही और उन्हें मारकर फेंक देती है और कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग बस स्कम हो, तुम जिंग कंट्री के स्कम, अब मर जाओ हमारे हाथों से। और सभी खुशी मनाने लगते हैं और कहने लगती है कम ऑन, तुम्हारा जो ग्रैंडपा है अभी तक उसने तुम्हें बिल्कुल भी ठीक से नहीं मारा, हमें संतुष्टि नहीं मिली, हम तुम्हें और मारेंगे और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन तूसू को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता और जब वो सामने देखता है अपनी नजर उठाकर तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो जाकर देखता है कि किस तरीके से जिंग नेशन की जितनी भी आर्मी है उन्होंने चारों तरफ से इस कैसल या फिर इस सिटी को घेर लिया है और वहां पर अपने कैंप बनाकर रखे हैं। 5 दिन पहले की बात है, तूसू उस वक्त क्विंजिन सिटी में मौजूद था। उस वक्त उसे एक वॉर रिपोर्ट के बारे में पता चला और उस वॉर रिपोर्ट के अनुसार जिंग कंट्री के लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि इस वक्त क्विंग कंट्री का जो एम्पर है यानी कि तू ये वो इस वक्त बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसके कारण वो उसे असैसिनेट करने के लिए यानी कि उस तू ये को मारने के लिए, असैसिनेट करने के लिए इस कंट्री में घुस चुके हैं छुपके से। और इस मूवमेंट पर तूसू यहाँ पर 1000 लोगों को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर उन सभी को रोकने के लिए, जिंग कंट्री वाले लोगों को रोकने के लिए, अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। जब वो ऐसा करने में लगा होता है तभी अचानक से उसे बिल्कुल ही ऑफ गार्ड तरीके से पकड़ लिया और उस पर एम्बुश कर दिया था जिंग नेशन के लोगों ने। और उसे उस मूवमेंट पर कुछ और नहीं सूझा तो फूफेंग क्विंजिंग के पास में एक छोटा सा टाउन था, उसमें जाकर सड़क लेनी पड़ी और इस वक्त वो करंटली उसी जगह पर मौजूद है। जैसे उसके बाद 10,000 जिंग ट्रूप्स थे, उन्होंने पूरी तरह से चारों तरफ से फूफेंग को घेर लिया है और बाकी जो रिमेनिंग फोर्स है वो डायरेक्टली क्विंजिंग की तरफ बढ़ पड़ी है अटैक करने के लिए। और उसी मूवमेंट पर तूसू पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुका है उस जगह पर और उस टाउन को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रिमेनिंग सोल्जर्स का यूज कर किसी तरीके से अपनी बैटल फील्ड को बनाकर रखा गया है और उनको हराने के बारे में थोड़ा सोचता है कि अब क्या करे। लेकिन भले ही वो किस तरीके से मल्टीपल अटैक्स को रिपेल करने में कामयाब रहा, लेकिन उनके सोल्जर्स, उनकी सप्लाईज हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो चुकी हैं। तभी वो वहां पर मीटिंग करता है और सभी लोगों से बता रहे होते हैं योर हाइनेस जो मैसेंजर है जो कि इस सिटी को लीव करने के बारे में सोचा था जिससे कि वो रीइंफोर्समेंट मंगा सके यहाँ पर, लेकिन वो मैसेंजर ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है और अगर इस तरीके से सिचुएशन चलती रही तो हम ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए। सभी की हालत काफी खराब हो रही होती है
यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। तो सोल्जर कहने लगता है कि किसने सोचा था कि हम लोग उसके ट्रैप में इस आसानी से फंस जाएंगे और इस छोटी सी सिटी में फंस जाएंगे, अगर ये वाकई में उस तूये के लिए नहीं होता तो। इस सोल्जर के मन में तूये के लिए कोई भी सम्मान नहीं है, लेकिन इसे काफी गुस्सा आती है तूसू को ये बात सुनता है। तो सोल्जर घबराता और कहने लगता है माफी मांगते हो कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। तूसू उसे खड़ा करता है और वो लगता है कि तुम गेट अप हो, ये सारी की सारी मेरी गलती थी, जिसके कारण बिना कुछ सोचे समझे मैंने बिना कुछ किसी से बात किए हुए सीधे अटैक करने के लिए उस पर कूद पड़ा। ये सोच सुनने के बाद सोल्जर घबराता है और उससे कहने लगता है कि योर हाइनेस, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तो उससे कहने लगता है कि जिन कंट्री की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कमजोर है बारबेरियन के मुकाबले में, जो कि हमने प्लेन में फाइट की थी उनसे, लेकिन वह काफी ज्यादा कनिंग और ट्रीचियस है, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का यूज करते हैं ना कि स्ट्रेंथ का। और इस बार हम लोग उसके ट्रिक में फंस चुके हैं। उन्हें तुये के मूवमेंट के बारे में पता चल गया, उसे बैट की तरह यूज किया था वह फंसाने के लिए। 10 साल पहले की बात है, जो लेट एम्परर थे वो भी साउदर्न कैंपेन में उनके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए गए थे, लेकिन जो सिंगल स्ट्रेटजी थी ना साउदर्न जियांग की, उसने बिना किसी दिक्कत के उसको हमारे एम्परर को खाली हाथ रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया था उस मूवमेंट पर। और उस समय पर मैं काफी ज्यादा यंग था, तो मुझे सिचुएशन के बारे में ज्यादा अंदाजा भी नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी वो चीज याद है किस तरह की जो क्वाइन के जो साउदर्न नोबल्स थे उन्होंने एक साथ मिलकर जिंग स्ट्रेटजीज पर, जिंग के जो स्ट्रेटजीज है उसके साथ मिलकर हमारे जो एम्पायर का यूनिफिकेशन है ना उसे रोक दिया था उस मूवमेंट पर। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं ग्रैंड ओवरसीयर है हान बी यिंग, जो कि फॉक्स स्ट्रेटजीज के नाम से भी जाना जाता है। और सिर्फ उसे कुछ लोगों को मैनिपुलेट करने की जरूरत होती है और बिना किसी दिक्कत के वो पूरे के पूरे लैंड को डिवाइड कर सकता है किसी भी क्रूशियल मूवमेंट पर। हमने उस मूवमेंट पर उस बैच को पूरी तरह से पस्ट कर दिया था, मिटा दिया था, लेकिन न्यू ग्रुप फिर से इमर्ज हो चुका है, कॉपरेट करने में लगा हुआ था जिंग के साथ, और उन्हें हमारे कंट्री में डीपली इन्वेट करने के लिए मजबूर कर रहा है, उन्हें उनके मदद करने में लगा हुआ है। अदरवाइज वरना मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि 100,000 ट्रूप्स बिना किसी दिक्कत के, वो भी क्वीन जीन के अंडर में, मतलब बिना जान पहचान के अंदर घुसने में कामयाब भी रहे। वो जरूरी हान बियांग का जो होगा जी, उसने जो चाल चली है किसी तरीके से उन्होंने हमारे लोगों का इस्तेमाल किया, और हमारे देश में भी ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने उनका साथ दिया। तभी इसकी पता नहीं अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है सोचते हुए कि वो उसने वाकई में दूसरे लोगों के दिल के साथ खेला है। वो ब्रेट, जिसे ओल्ड स्कैमिंग बास्टर्ड भी कहा जाता है, हमारा जो एमसी वो उसे इसी नाम से बुलाता है उस भड़वे को जिसने ये स्ट्रेटजी रची है। एटलीस्ट कम से कम वो ब्रेड तो सुरक्षित है, यानी कि हमारा एमसी तू ये तो सुरक्षित है। यहाँ तक कि जो क्वाइन का जो फ्यूचर है वो बस थोड़ा सा अच्छा रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। मैंने हमेशा से बचपन से लेकर आज कर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को रेस्पेक्ट दिया है। भले ही मुझे पता है कि जो अंडर स्कैम्स है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मैंने उन पर भरोसा कर लिया था एक मोमेंट पर कि मेरा जो क्लेवर लिटिल ब्रदर है वो शायद किसी एम्बुश में फंस जाएगा उस मोमेंट पर। लेकिन किसने सोचा था कि ये एक दिन ऐसा मूवमेंट सच में आ जाएगा। तो ये सोल्जर काफी शौक होता है, मन में सोचते हुए कहने लगता है यूर हाइनेस की ओनली वीकनेस कुछ और नहीं बल्कि मैं तू ये है। तो वो उसके पास आता है और कहने लगता है कि यूर हाइनेस जो कमांडर जिया हुआ है वो अभी भी हिज मेजेस्टी की साइड में यहाँ पर मौजूद है, तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, और वो यहाँ पर मैसेज भेज सकती है वो आर्मी से। ये सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि ठीक है, अगर ये चीज काम करती है तो ठीक है, लेकिन फिर भी भले ही हम उसे मैसेज भेज भी दिया है, उसे पता चल भी जाएगा, लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना कि हम लोग इस फूफेंग सिटी में ट्रैप्ड हो चुके हैं। और सिर्फ बस इतना बताना कि जिंग ट्रूप्स है उन्होंने हम पर हमला कर दिया है और उसे फटाफट से क्वीन जिंग पर लौटना चाहिए ताकि वो कमांड को ले सके और हमें जिता सके। अगर मैं वाकई में अपने लिटिल ब्रदर पर भरोसा कर उसे यहाँ पर बुलाया अपने आप को बचाने के लिए, तो मेरी डिग्निटी कहाँ पर चली जाएगी। मुझे उसे बचाना चाहिए था, बल्कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं फूफेंग को अपनी स्ट्रेंथ के साथ डिफेंड करूंगा, इस पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। और वो इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा होता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले में। तभी उसका सोल्जर कहने लगता है कि कम से कम जो जिंग के कुत्ते हैं ना उन्हें दिखा दे कि जिंग के कुत्तों को खून दिखा देते हैं और क्वेंस के जो मैन का गुस्सा है उसे रिजॉल्व कर देंगे। तो वो कहने लगता है कि फूफेंग मैं इसे अपने हाथों से होल्ड करके रखूंगा। इसके इतने गुस्से में दिखता है तो सोल्जर कहने लगता है कि यूर हाइनेस की जो ओल्ड हैबिट है ना एकदम से गुस्से में आने की बैटलफील्ड में वो वापस से एक्ट अप करने में लगी हुई है। तो तूसू कहने लगता है कि वांग जांग तुमने तो मुझे पता है कि तुम क्या सोचने में लगे हुए हो, मैं वापस से उस तरीके से एक्ट कर रहा हूँ ना, और तुम्हें लग रहा है कि मैं अपना दिमाग खोने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। लेकिन तूसू उसके पास आता है और उसे खड़ा करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस बार जो भी कर रहा हूँ वो ट्रूली डिफरेंट रीजन से के कारण कर रहा हूँ पहले के मुकाबले में। ये बात सुनकर इस सोल्जर्स को कुछ
कुछ समझ नहीं पा रहा तो ये क्या बोल रहे हैं। तभी तूसू बाहर देखता और कहने लगता है कि जो नाइट है पहले के मुकाबले में वो काफी ज्यादा डार्क हो चुकी है और आज से पहले जो कुंजिंग के लिए वो निकल चुका होगा, अगर मैं समय को देखकर सही अंदाजा लगा रहा हूँ तो। और अकेले ही पीकर बैठ पीने माइंड अकेले बैठकर पीने में लगा होगा किसी के साथ। और तब भी हम किसी को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा है और वो पास्ट की मेमोरीज को सोच रहा है कि किस तरीके से वो कह रहा था कि तुम पूरी तरीके से पागल हो और तुम्हें वॉर ऑफ गॉड क्या कहा जाता है क्वीन का। मैंने तुम्हारा थ्रोन चुरा लिया, मैंने तुम्हारा सरनेम चुरा लिया और तो और इतना ही नहीं, इतना सब करने के बाद भी तुम यहाँ पर रिबेल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो और तो और तुम लॉयल सब्जेक्ट का एक रोल भी निभाने में लगे हो। और तभी हमारा एमसी वहां पर उल्टे करना चालू कर देता है। तो तुझसे क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना लिटिल ब्रदर, लेकिन जो प्रॉमिस तुमने मुझसे कहा किया था काफी सालों पहले, वो मुझे लगा था कि मैंने बस हम दोनों के बीच में एक मजाक होगा, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक्चुअली में इस सब कुछ प्रॉमिस को पूरा करने के लिए इतना सब कुछ करोगे। तुम हमेशा से मेरे एम्बिशंस के बारे में जानते थे और मेरे इंटरेस्ट के बारे में जानते थे और इसीलिए अगर मैंने अपने आप को इस थ्रोन पर बैठने के लिए फोर्स किया होता तो शायद मेरा जो दिमाग है वो आज नहीं तो कल पूरी तरीके से खराब हो ही जाता। ये सुनकर एमसी काफी गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता था कि ये पोजीशन कितनी ज्यादा कठिन है, लेकिन तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तुम्हें पता भी है कि मैं ये रोल को निभाते निभाते कितना ज्यादा थक चुका हूँ और मेरी जो जिंदगी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या होने में लगा हुआ है। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि इस वर्ल्ड में तुम्हारा मतलब है कि तुम एंडलेस स्कैम और बिट्रेयल्स में इतना ज्यादा फंस चुके हो, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो क्या। तो एमसी उससे कहने लगता है कि जाओ शू, जाओ जुओ, ली तियानिन, जूगेशा, फैन ताओजी, यहाँ तक कि जियाओ भी, वह सभी के सभी लोग अपने अपने एक्ट में बिजी है। वह सिचुएशन को और मेरे वर्ड्स को ओवर एनालाइज करते हैं। जो मैं कहना नहीं चाहता वो अपने आप से सोच लेते हैं। उनका दिमाग पता नहीं कहाँ चलता है और वे सब कुछ अपने दिमाग से सोचने में लगे हैं। और सिर्फ नंज जैसे एक बेवकूफ वही बंदा है जहाँ पर मैं अपने गार्ड को इस तरीके से डाउन कर सकता हूँ और बिना किसी वरी के ड्रिंक कर सकता हूँ, आई मीन बिना किसी चिंता के। ये बात सुनकर तीसू काफी इमोशनल होता है और कहने लगता है कि देखो तो इस इडियट को, और यहाँ पर तुम यहाँ पर इतना बड़ी परेशानी को अपने सर पर ले लिया मेरे लिए, तुमने इस थ्रोन को हासिल कर लिया है मेरे प्लेस पर। तो अब मुझे बताओ कि आखिरकार हम दोनों में से असली बेवकूफ कौन है, असली इडियट कौन है। और उसे उसके बेड पर जाकर लेटा देता है। तो इसकी हालत देख रहा हो कितना ड्रंक भाई, कितना नशे में है। और उसे सुनाने के बाद कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर जस्ट अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो और इस हमारे जो फादर के द्वारा बिल्ड किया गया इस नेशन की फाउंडेशन को गार्ड करो, तुम्हारा यही काम है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो ब्रदर है वो फाइट करने में काफी ज्यादा बेटर है। तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही चीज कर सकता हूँ, हमारा दुश्मन की एक एक बंदे को मार देना। और एक मंथ पहले की बात है, मैंने कहा था कि मैं सभी दुश्मनों को मार दूंगा, लेकिन एक मंथ बाद मैं इस इतनी सी छोटी सी सिटी में फंस चुका हूँ इस दुश्मनों से बचने के लिए। और क्या तुम्हें ये सिचुएशन कितनी ज्यादा शर्मिंदगी भरी नहीं लग रही क्या। ये सुनकर वो काफी शॉक होता है सोल्जर, क्या लगता है कि मैंने वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया था इन हिज हाइनेसेस और तू ये के बीच का जो बॉन्ड है उसको। तभी वो सीरियस फेस बनाकर क्या लगता है कि वो बस एक मजाक था, लेकिन सीरियसनेस में देखा जाए तो जो क्विंजिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिचुएशन के लिए अभी। तो सोल्जर से क्या लगता है कि हमारे जो करंट फोर्सेस है हम लोग फूफेंग को होल्ड तो कर सकते हैं कुछ एक आध मंथ के लिए और बिना किसी दिक्कत के, लेकिन क्विंजिंग का क्या। भले ही सरफेस पर क्विंजिंग पे काफी ज्यादा ट्रूप्स मौजूद है, काफी लोग मौजूद है, लेकिन वे डिवाइडेड हो चुके हैं ऑलरेडी नॉर्दर्न गैरिसन आर्मी और लोंगजिया आर्मी के बीच में। जहां तक कि दोनों के दोनों स्ट्रांग है, लेकिन जो टेंशन है ना दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी, वो सबसे बड़ी वीकनेस है हमारे इस कंट्री की। क्योंकि जो हाईएस्ट रैंकिंग जनरल है उसने क्विंजिंग को युआन त्यांशु के लिए छोड़ दिया था, वो यहाँ पर मतलब निकल चुका है युआन त्यांशु के लिए। भले ही वो थोड़ा टैलेंटेड बंदा है, लेकिन वो इस तरीके से नॉर्दर्न गैरिसन आर्मी को कमांड तो नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन की परेशानी है और जो दो आर्मीज है उनमें एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल फ्लो है ये। तो उससे कहने लगता है जो मिलिट्री डिस्कॉर्ड है उन दोनों के बीच में आया वो एक इशू है, लेकिन जो ग्रेटर प्रॉब्लम है वो इंपीरियल कोर्ट के अंदर आती है। जब ये हिज मेजेस्टी इस जगह को छोड़कर गए थे वो सारी की सारी जो चीजें थी वो जाओ शू को देकर चले गए थे ताकि वो गवर्नमेंट को संभाल सके, और फैन ताओजू को ट्रेजरी मैनेज करने के लिए दे दिया था। वो सिटी के सभी मनी की एंड सप्लाईज को कंट्रोल करने में लगी है। तो तूसू कहने लगता कि मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ओनली और सिर्फ तू ये जब वापस आ जाएगा तो वो चार्ज लेगा पर्सनली, फिर उसके बाद जो क्विंजिन है उसको स्टेबल हो जाएगा और रिस्टोर हो जाएगा बिना दिक्कत के। ये सुनकर सोल्जर कहने लगता है कि लेकिन ये क्विंजिंग में रिटर्न आ जाए और वापस आ जाए, आपको क्या लगता है कि जो क्विंजिंग है वो खतरों से भरा नहीं होगा। जी हाँ, वो खतरों से भरा होगा। तो वो कहने लगता है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जब बात स्ट्रेटेजी पर आती है तो उस प्रोजेक्ट का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, खासकर ली तियानियन का उस बैटल में। भले ही उसके साथ जियाओ है और जूगे शाह है, तुम्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भले उसके पास देखो कितनी बढ़िया टीम है, बिना किसी दिक्कत के वो क्विंजिंग तो लौट ही आएगा। ये बात सुनकर सोल्जर कहने लगता है कि ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, योर हनीस का जो प्लान है वो क्लियर है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करना चाहूंगा फूफेंग को डिफेंड करने के लिए। और एक बार फिर से हमें ऊपर से दिखाया जाता है एंगल में वो कहते हुए कि चलो इस जिंग डॉग को दिखा दो कि आखिरकार
जो क्वीन के मैन है वो किस तरीके से अपनी पावर को शो कर सकते हैं। तभी हमें एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाया जाता है जो कि वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक उड़ती हुई चेन आती है, उस पक्षी को तुरंत पकड़ लेती है और उसी जगह पर खींच लिया जाता है उसे। और तभी हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि जिंक्स की शैडो कैंप का कमांडर है, जिंग वूशांग, जो कि उस लेटर को पकड़ता है और कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर साउदर्न जिंग फोर्सेस ने हम पर अटैक कर दिया है, कुंग जिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में, तो पता ही है आप सभी को। तो वहां पर एक बंदा कर कहने लगता है कि लॉर्ड सिंह, क्या हमें ये जो मैसेज है उसे पढ़कर वाकई में इनका विश्वास कर लेना चाहिए कि ये एक झूठा मैसेज है? तो वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर दूसरा मैसेज भेज सकते हैं। तो ये कमांडर कहता है कि हमें ये फालतू की ट्रिक्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारा जो मास्टर है वो सिर्फ तू ये को चाहता है और फिर वो किसी भी डलाई में फंस जाए वो चुने तो चुने क्या। और मैं भी जानना चाहता हूँ कि तू ये आखिरकार तुम किससे बचाओगे, क्वीन जिंग को या फिर तूसू को? और हमारे मास्टर को जो पूरा भरोसा है कि तुम जरूरी क्वीन जिंग को चुनोगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तूसू को बचाने के लिए वापस जरूर आओगे, क्योंकि मैंने अभी तक किसी एम्पर की आगबल का मजा नहीं चखा है। और जोर जोर से किसी राक्षसी की तरह हंसने लगता है। तभी प्रेजेंट कंडीशन आई मीन प्रेजेंट सिचुएशन आती है, सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और सोच रहे होते हैं इस सिचुएशन को लेकर और कहने लगते हैं कि जो प्रिंस सूसू, इसकी जो फेट है, उसकी जो किस्मत है और उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनकर हमारा एमसी शॉक में चला जाता है। यहाँ पर जियाओ से बताती है कि इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि जो फैन ताओजू ने ये हमें भेजा है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? और ये जो बंदा है वो तुम में से एक बंदा है, मैंने सही कहा? तो ली तियान उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, पास्ट में मैंने वाकई में रिबिलियस थॉट थे मेरे मन के अंदर, लेकिन इस मोमेंट पर मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा रहा। तभी अचानक से ये कुछ अजीब सी चीज महसूस करता है और उसे याद आता है और कहने लगता है कि जी हाँ, जो आशा है और मैं हूँ फुल्ली लॉयल है योर मैजेस्टी के, लेकिन मुझे आजू के इंटेंशन के बारे में अभी भी क्लियर नहीं है, मैं उसका कुछ भी नहीं कह सकता। तो वो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि बहुत हो गई बकवास, मुझे पता है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर इस तरीके से चलता रहा सिचुएशन तो अभी हमें वहां पर निकलने की जरूरत है और ये सोचना है कि अभी की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। आखिर जो तूसू है वो सुरक्षित है या नहीं, हमें इसके बारे में भी नहीं पता। तभी उसे एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि ये जो मैसेज है वो हिज हाइनेस के द्वारा भेजा गया है। इसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि एक और मैसेज, और वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मानना पड़ेगा ये हिज हाइनेस की राइटिंग्स है और उसी की सील है, वो अभी भी जिंदा है। और हिज हाइनेस का टेम्परमेंट को देखकर साफ साफ पता चलता है कि अगर वो वाकई में क्वीन जिंग को गार्ड कर रहे होते खुद से, तो वो शायद से एम्परर को वापस आने के लिए इतनी अर्जेंटली में नहीं बोलते ताकि वो रेनफोर्समेंट भेज सके। इसको देखकर लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर ट्रैप हो चुके हैं वो, और हमारा एमसी समझ जाता है और कहने लगता है कि तूसू अभी जिंदा है लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा खतरे में है। तो क्वेश्चन बस पास इतनी सी है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, तूसू को बचाना चाहिए या क्वीन जिंग पर वापस जाना चाहिए? तभी हमें दूसरे कैंप की तरफ दिखाया जाता है, क्वीन जिंग के अंदर। वहां पर भी चारों तरफ से जिंग की फोर्सेस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार सिचुएशन इस तरीके से कैसे बदल गई। जस्ट 5 दिनों पहले की बात है जब तूसू ने 10,000 1,000 लोगों को लेकर सीधे इस क्वीन को छोड़कर अटैक करने के लिए कूद पड़ा था जिंग के लोगों पर, और उसी थोड़े समय बाद लार्ज नंबर आ गई थी साउदर्न जिंग ट्रूप्स हम पर अटैक करने के लिए और चारों तरफ से क्वीन को घेर लिया। और इतना ही नहीं बल्कि मैं साउदर्न जिंग जो आर्मी है उसने सभी रोड को सील कर दिया है, और तो और सिटी के ना कोई बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अटैक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काउंटलेस मैसेजेस भेजे हैं अपने उस एरोस में डालकर इस सिटी में, और इन मैसेज में जो क्लेम लिखा है जो तू है उसे कैप्चर कर लिया जा चुका है जिंग फोर्सेस के द्वारा, और तू सुख पर एम्बुश कर दिया है, उसे मार दिया है जब वो रेस्क्यू मिशन पर गया था, जिसके कारण पब्लिक में पैनिक फैल गया और सभी लोग क्वीन जिंग के बारे में बात करने में लगे हुए थे। और ये जो फियर है, जो डर है, वो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये जो डर है वो कोर्ट और कॉमन पीपल दोनों में फैला हुआ है। और अभी की जो इंपीरियल कोर्ट है ऑफिशियल वाकई में इस वक्त बिल्कुल भी सही, इनका इरादे बिल्कुल भी नहीं है, कई सारे स्कैम करने में लगे हुए हैं, अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं इस सिचुएशन में भी। और इस परेशानी भरे समय में जो फैन ताऊजी है जो कि मैनेज करने में लगी हुई है ट्रेजरी को और ओवरसी करने में लगी है क्वीन जिंग सप्लाईज को, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में पा लिया है इसने, और सोच रही होती कि लॉर्ड ली आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। आपने कई सारी सालों से मुझे समझाते आ रहे हो कि तुम्हें तू फैमिली की पावर को हासिल करना है और क्वीन की नेशन को डाउनफॉल पर लाना है, लेकिन इतने ज्यादा समय तक झेलने के बाद ही फाइनली मुझे एक मौका मिल चुका है तो इनको इंजन पर बदला लेने के लिए, और एक स्टेप, बस एक स्टेप और हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्यों आप अचानक से इतना क्यों बदल गए? जो आशा है वो भी बदल चुकी है और सिर्फ मैं ही अकेली बची हूँ। तभी जाओशा उसके पास आदर उससे कहने लगती है कि माय डियर सिस्टर, आखिरकार तुम यहाँ पर इतने क्या सोचने में लगी हुई हो, इतनी क्या सोच में खो गई हो? तो वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये अचानक से यहाँ पर क्या करने में लगी है, और बताती है कि जो साउदर्न जिंग की आर्मी है वो हमें चारों तरफ से घेर लिया है इस सिटी को, और हमारी सप्लाईज को भी काट दिया है, हम बाहर से कुछ मंगा भी नहीं सकते। और मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही थी सिचुएशन को, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है। एल्डर सिस्टर, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो काफी बिजी होगी पैलेस के अंदर, कि आप फिर बाहर कैसे आ गई? आप
यहाँ पर क्या कर रही हो। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सोचती है और उससे कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पर साउथ जिंग फोर्सेस को ऑब्जर्व करने आई थी और बाहर बहुत सारी आर्मी को घेरे हुए दिखाया जाता है। और वो उससे कहने लगती है कि लिटिल सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है कि जो साउथ जिंग आर्मी ने जो मैसेज भेजा तो उस एरोस में लिखकर, क्या वो बात सच है? क्या हिज मैजेस्टी को कैप्चर कर लिया जा चुका है? ये बात सुनकर वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे टेस्ट करने की सोच रही हो। इस तरीके के जो तुम्हारे शैलो वर्ड्स हैं वो हार्डली मुझे कन्विंस करने में लगे हुए हैं। और उससे कहने लगती है कि ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग जानते हैं कि जो हिज मैजेस्टी है यहाँ पर कितना कुछ किया है इस पास्ट मंथ के दौरान। ये काफी द मेटिकुलस, काफी स्मार्ट और प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है दूसरों के लिए। यहाँ तक कि जो जाओ जू है वो भी उनके हाथों से मारा गया। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार उसके पास कितनी पावर है और कितना ज्यादा रूथलेस था वो। लेकिन जो हिज मैजेस्टी है वो हमेशा हेवंस के द्वारा फेवर्ड किया गया है। इसको सुनकर वो कहती है कि अच्छा, तो कोई ऐसा बंदा है जिसे हेवंस के द्वारा फेवर्ड किया गया है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है। तो ये बोलती है कि और तो और जो लॉर्ड ली है और आशा भी है उसके साथ मौजूद है। वो काफी स्किल्ड है स्ट्रेटजी में और कॉम्बैट पावर में भी, और हमेशा उसके साथ रहेंगे। और बात को जियाओ के बारे में, तो जियाओ भी उसके साथ मौजूद है जो कि इंटेलिजेंस गैदर करने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि वो उतनी आसानी से पकड़े जाएंगे। ये सुनकर वो खुश होती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो जो तुम सोच रही हो वो जो मैं सोच रही हूँ वो एक जैसा है। ऐसा ही मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि जो प्रिंस तूसू है वो मारे जाएंगे किसी एम्बुश में। तो ये सोचकर वो काफी शॉक होती है, लेकिन फिर भी ये बताती है और कहने लगती है कि जो प्रिंस तूसू है उसे विक्टोरियस वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है और उनकी जो रेपुटेशन है उसे अनडिजर्व नहीं समझना चाहिए। अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ऐसा मैन, इस जैसा बंदा आज तक यहाँ पर नहीं आया अभी तक तो सिचुएशन के हिसाब से, और भी इतनी आसानी से उस बैटलफील्ड में मारा भी नहीं जाएगा। अगर देखा जाए तो ट्रूली अगर उसे प्रिंस तुसु को मार दिया उन लोगों ने तो उन्होंने अपनी पावर अभी तक दिखा दी होती और वो आउटसाइड सिटी में नहीं बैठे होते इस तरीके से। हाँ, वो क्वीन को डिफेंड करने में लगे हुए हैं ताकि वो हमारे मोरल्स को कम कर सके, लेकिन फिर भी हम उनसे फाइट करेंगे। वो इतनी ज्यादा परेशानी का सामना क्यों करते अगर इतना सब कुछ करना पड़ता तो, अगर वो वाकई में मारे जाते। ये बात सुनकर वो थोड़ा सोचती है और क्या लगता है कि मुझे लगा था जो जाओ जू है वो हमेशा से उसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा था, प्रिटी फेस था और हमेशा तुये के द्वारा इसलिए वैल्यू की जाती थी क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और चार्म वाली लौंडिया है। लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा कनिंग और सिचुएशन को आज तरीके से एनालाइज कर लेती है। इसकी एनालिटिक स्किल्स हैं वो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो वो कहने लगता है कि जो हिज मैजेस्टी और इस हिज हाइनेस है वो दोनों सुरक्षित है, लेकिन उन्हें एनिमी फोर्सेस के द्वारा कट ऑफ कर दिया गया है, जहाँ पर आने से रोक दिया जा चुका है। जो बल्कि में जो क्वीन है उसकी जो फाउंडेशन है क्वीन डायनेस्टी की, वो सिर्फ और सिर्फ हम पर डिपेंड है, हम ही उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अब बस क्वेश्चन इतना सा है, क्या तुम भी मेरे साथ मिलकर इसे डिफेंड करना चाहती हो? ये बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पा रही होती। जब इनकी बातें चलती हैं तो एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि तुम दोनों को इस तरीके से एक दूसरे को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम तीनों एक ही जगह पर एक ही काम करना चाहते हैं। तभी एक बंदा आता है और ये कोई और नहीं बल्कि मैं फेंग ताओ है, डेप्यूटी मिनिस्टर है ऑफ क्वींस का सिविल ऑफिस का, जो कि आकर उसके पास कहने लगता है कि जो सीक्रेटली लेटर सेंड किए गए थे इन्वाइट करने के लिए तुम दोनों को, तुम उसके मैटर के बारे में डिस्कस कर रही हो और जो तुम्हें लेटर भेजे थे वो मैं बंदा था और मैं जिंग के बदले में आई मीन उसकी तरफ से तुम दोनों को एक ऑफर देना चाहता हूँ सरेंडर करने का। ये सुनकर वो उससे कहने लगती कि फेंग ताओ, तुम तो एक इंपीरियल कोड में कुछ भी नहीं हो, तुम बस उस गद्दार के डिसेंडेंट हो जिसने एक बार जिंग को सर्व किया था। अब जबकि जो क्वीन परेशानी में फंस चुका है, तुम वाकई में एम्पायर की जो काइंडनेस है उसके बारे में भूल चुके हो और अपनी रूट्स पर यानी कि जहाँ से तुम आए हो वहां पर वापस जाना चाहते हो। ये सुनकर वो उससे कहने लगता कि आखिरकार हम लोग सीधे सीधे स्ट्रेट पॉइंट पर क्यों नहीं आते, हम सीधी बात कर लेते हैं ना। मेरी जो आइडेंटिटी है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या ही फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? फर्क तो उस बात से पड़ता है कि आखिरकार जो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उसके अनुसार मैं जिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ और तुम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। फैन ताओजुओ, क्या तुम वाकई में अपने फैन क्लैन का बदला लेना चाहती हो क्या? क्या तुम अपने क्लैन की ग्लोरी को, फॉर्मर ग्लोरी को हासिल नहीं करना चाहती? और तुम्हारे बारे में क्या, तुम वापस से अपनी जिंदगी को दोबारा से चालू नहीं करना चाहती, स्टार्ट नहीं करना चाहती? तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है फ्रेश स्टार्ट से? तो वो बताता है और क्या लगता है कि तुम एक समय पर जाओ जो की पीपल हुआ करती थी आखिरकार, और सभी लोगों को कोर्ट में इस बारे में पता है कि जो तू ये है पर प्रोबेबली शायद इस तुम्हारे पास्ट के बारे में भी उसे पता है। इस समय पर वो तुम पर भरोसा करता है और सारा की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप दी है। लेकिन बात करें तुम्हारे पास्ट के बारे में, वो अभी भी तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। तुम्हारी जो सच्चाई है उसे बदला नहीं जा सकता, और एक बार अगर तुम उसे मिटा देती हो, डिसअपियर कर देती हो फॉरएवर, हमेशा के लिए, फिर तुम्हारा पास्ट भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और तुम्हारे दिल के अंदर जो एक कांटा है वो भी मिट जाएगा। ये बात सुनकर वो खुशी होती है और उससे कहने लगती है अच्छा, तो तुम चाहते हो कि हम क्वीन जिंग तुम्हारे हवाले कर दें, जो कि फोर्सेस आउटसाइड में हमें घेर के रखी हुई है, उनका ऑर्डर माने। ये बात सुनकर दूसरी वाली भी शौक हो जाती है, लेकिन ये बंदा फिर भी मुस्कुराता और कहने लगता है कि एक बार ये मैटर खत्म हो जाएगा तो कोई भी तुम्हारे पास्ट को याद नहीं रखेगा, फिर उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकती हो। लेकिन अचानक से एक अटैक आता है और उसकी गर्दन को काट देता है।
ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, और पता चलता है कि उस पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं यही होती है, और उसके सर से खून निकल पड़ता है उसकी गर्दन से, जिसको देखकर वो घबराते हुए कहने लगता है कि तुम तो पूरी पागला हो चुकी हो पागल, तुम्हें ग्रेट रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएगा जिंग, आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा क्या रीजन है कि तुम उन्हें मना कर रही हो। तो वो उससे कहने लगती है कि तुमने जो फंडामेंटलिटी अगर बेसिकली देखा जाए तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो रखी है। ये तू ये है वो मेरे लिए बस एक रैंडम कोई बंदा नहीं है, बल्कि वो मेरा किंग है, मेरा राजा है, माय वन एंड ओनली मैन, मेरा अकेला मैन। तुम्हें समझ में आया भाई साहब? जब इसको छेड़ दिया इस लौंडे ने, इस बंदे ने, तो इसकी कतई सनक गई है पूरी तरीके से। तभी कहानी थोड़ी सी पास्ट में जाती है इसके बचपन की जाओशू की, जहाँ पर किस तरीके से इसे ट्रेनिंग दी जा रही थी कई सारे डांस म्यूजिक वगैरह की, और वो ट्रेनिंग काफी स्ट्रिक्ट थी। जैसे ये थोड़ी भी गलती करती है तो इसकी जो ट्रेनर है वो उसके चेहरे पर जोड़ते मारे करती थी और चिल्लाते हुए बस इसे गालियां दिया करती थी, और कह रही थी कि तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती हो, मैंने तुम्हें कहा कि इसे ढंग से बजाओ, तुम उतना भी नहीं कर पा रही हो, तो तुम्हें जैसे लोगों को रखने का मतलब क्या है। तभी जाओ जो उसके पास आता है और उसको रोक देता है, जिसको देखकर बुढ़िया काफी शॉक होती है और क्या लगता है कि लौट जाओ, मैं बस इसे डिसिप्लिन करने में लगी हुई थी वर्थलेस मेड को, जैसे कि आप देख ही सकते हो। जहाँ पर ये बहुत ज्यादा घबराई होती है, बहुत ज्यादा डरी भी। तो जाओ जी उससे क्या लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम कहीं भी मार लो लेकिन चेहरे पे कभी मत मारना, और उस लड़की को उस टीचर को वो बंदा सैनिकों के द्वारा पकड़वा कर फेंक देता है। वो कह रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वो आकर उस पर कहने लगता है कि जितने ज्यादा वर्थ होंगे तुम्हें पता भी है कि ये कितने ज्यादा कीमती है मेरे लिए, और उसके सर पर हाथ रखता है और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हें चोट नहीं लगेगी तुम्हारे चेहरे को तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और जब तक तुम सुरक्षित हो जब तक तुम मेरे बात मानोगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो बंदा वहां से चला जाता है, और तभी इसी तरीके से सभी लोग वहां पर सन्नाटा सा जाता है। तभी कुछ लोग आती हैं बाकी की जो साथियां हैं इसकी, उससे कहने लगती है कि आशु क्या तुम्हें ये दुख रहा है, ये जाओशु ही है और कोई नहीं, इसको आशु कह रहे हैं वो लोग शॉर्ट फॉर्म में। और कहने लगती है कि तुम हर दिन प्रैक्टिस करती हो और मार खाती हो, मुझे तो बाकी में बहुत हो चुका, मैं और ज्यादा नहीं झेल सकती। तो आशु उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो थोड़ा बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, अगर ये वाकई में फॉस्टर फादर के लिए नहीं होता तो हम ऑलरेडी मारे जा चुके होते। तभी उनमें से लड़की आकर उससे कहने लगती है कि आशु आरू मुझे तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए है, मैं इस जगह को जल्दी छोड़कर जाने वाली हूँ। जो फॉस्टर फादर है वो मुझे यंग मर्क्यूरियस के पास भेजने वाले हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और शायद मैं तुम दोनों को गिफ्ट भेजने में भी कामयाब रहूं। ये सुनकर आशु काफी तक खुश होती है इसके फ्यूचर के लिए, और इसी तरीके से 3 मंथ गुजर जाते हैं। जब अचानक से आशु जा रही होती तो कोई आती है दूसरी वाली फ्रेंड, उससे कहने लगती है कि आशु मैं तुम्हें कितनी जगह से कितनी समय से ढूंढने में लगी हुई थी, और वो काफी रोती हुई दिख रही थी और काफी डर भी लग रहा था उसे, और कह रही थी कि आ म्याओ, म्याओ के बारे में क्या, उसको जरा तो देखो। जब उसकी इस तरीके की एक्सप्रेशन देखती है तो वो काफी शॉक होती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि आ म्याओ मारी जा चुकी है। इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है, यहाँ तक कि इसकी आंख भी फोड़ दी। तभी आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने सुना कि जो यंग मर्क्यूरियस है जिसके पास इसे भेजा गया था वो एक मैडमैन निकला, और कोई भी वुमन जिसने उसे सर्व किया है वो आज तक 3 मंथ से ज्यादा जिंदा नहीं रही, और इसकी जो बॉडी है पूरी तरीके से घाव से भरी पड़ी है। ये कितनी ज्यादा ट्रेजिक बात है, जिसको देखकर आशु को बस गुस्सा आ रही होती है और वो कुछ कर भी नहीं सकती। तभी एक बंदा आकर कहने लगता है कि माय लॉर्ड हमें लगता है इस बॉडी को जल्दी से डिस्पोज कर देना चाहिए, जिसको देखकर वो उसको साथी को रोकता है और कहने लगता है कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी किस बात की है, जरा उन लोगों को देखने तो दो कि आखिरकार वो बस एक टूल है, जब उनका इस्तेमाल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और वो किसी काम की नहीं बचेंगी तो उनका क्या होगा। तो मैं किस बात का डर लगने में लगा हुआ है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि वो हमारे खिलाफ खड़ी होंगी और वो हमसे डरना बंद कर देंगे? अब बिना मेरे तो वो कुछ भी नहीं है, किसी काम की नहीं। ये बात सुनकर आशु को बहुत ज्यादा गुस्सा आने में लगी होती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती। और इसी गुस्से वाली एक्सप्रेशन के साथ मैं इस एपिसोड को खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये पसंद आया होगा। ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन था और काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भी सीन था। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को पता चलेगा कि आखिरकार इसके पास्ट में हुआ क्या था, क्या मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, उसके लिए तो आपको बना रहना पड़ेगा हमारे चैनल पर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे नोटिफिकेशन होता है ना उसको ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट डालूंगा आपको तुरंत पहुंच जाएगा। तो याद रखना गाइस, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन जाएगा आप सभी लोगों पे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिनारा एंड सनिंग आउट, और अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय।